नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये एनसीईआरटी की बुक है, ठीक है। अब सुनना मेरी बात। अब ये जो पशु परिचर की जो एग्ज़ाम है ना, पशु परिचर की नहीं, सॉरी, ये चतुर्थ श्रेणी की जो एग्ज़ाम है, ठीक है ना, यहाँ से एक क्वेश्चन यानी कि भारतीय संविधान वो सिलेबस में, अब वहाँ से ना पूरा पूरा आने की संभावना है। जो 5 क्वेश्चन है, जैसे कि जो पशु परिचर की जो एग्ज़ाम लगी थी ना, उसमें एक सिलेबस में था चरवाहे, 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 ठीक है। तो वो जो पूरे यानी कि 4 पारी में लगी थी, जब 5 5 5 5 यानी कि 20 क्वेश्चन आ चुके थे एक पार्ट में। ऐसे में कक्षा 9 की जो एनसीईआरटी की थे ना, वहाँ से उठाए थे। तो ये जो पेपर सेटर है ना, वो ऑथेंटिक बुकों को ही अपने सामने रखते हैं। तो एक पार्ट तो पढ़ चुके हैं अपन कक्षा 8 का, ठीक है, जो मेन अब ये पढ़ते हैं। अब ये नहीं है कि इसको पूरे को पूरे पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसमें जो परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है कि भाई वहाँ से ही क्वेश्चन आ सकता है, उनको ही देखेंगे, क्योंकि अब ये पार्ट है अध्याय 2 संविधान निर्माण, ठीक है। लेकिन अब ये जैसे कि काम के नहीं है तो उनको नहीं पढ़ेंगे। अब दक्षिण अफ्रीका से अपन को क्या ही मतलब, वहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। सिलेबस में है भारतीय संविधान, तो भारतीय संविधान से ही क्वेश्चन आएगा। और अभी एक वीडियो बनाया तो उसमें बता चुका हूँ मैं कि जैसे कि बताइए स्वतंत्र भारत के कौन वित्त मंत्री थे, वह पटवारी में आ चुका है, ठीक है। बताइए कौन निम्नलिखित में से उप प्रधानमंत्री रह चुके थे, ठीक है। बताइए कौन संविधान सभा के अध्यक्ष थे, बताइए कौन ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, ठीक है। और वित्त मंत्री तो हो गया है ना। और एक और थी, जैसे कि क्या नाम था वो, ध्यान नहीं आ रहा है ना। तो वो शानदार था ना, वो शॉर्टकट वीडियो डाल रखा है, ठीक है। दोबारा से देख लेंगे, क्योंकि वो फैक्ट अच्छी तरह याद होना चाहिए, ज़रूरी है। तो ये नहीं पढ़ेंगे अपन, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा अपन को। सिर्फ भारतीय संविधान, अब जिसके भारतीय संविधान है उन सभी के लिए काम का है, क्योंकि ये ऑथेंटिक बुक है। यहाँ से क्वेश्चन वो सेम टू सेम यानी कि डायरेक्ट टू डायरेक्ट आ जाएगा एकदम, एक नए संविधान की ओर। इसके बाद में ये दक्षिण अफ्रीका के बारे में है, इसको नहीं पढ़ेंगे। अब ये 22-23 पे मत जाना कि भाई ये 22-23 है ना, ये 24-25 वाली है, ठीक है। वो 1-2 पार्ट हटा देते हैं और वो ये डेट चेंज कर देते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलते हैं, हमें संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी, एक ये देखेंगे, ठीक है, ये अपन से संबंधित है। इसके बाद में भारतीय संविधान का निर्माण, अब यहाँ से है ना हल्के मत लेना, हर फैक्ट को, तथ्यों को, सभी के लिए काम का है ये, ठीक। संविधान निर्माण का रास्ता और अबुल कलाम आज़ाद, ये जो बगल के जो साइड के हैं ना, ये भी काम के हैं। टी कृष्णमाचारी और वीटी कृष्णमाचारी, वो जयपुर के दीवान थे, ठीक, संविधान सभा कहते हैं। इसके बाद में जयपाल सिंह, एस.सी. मुखर्जी, जी दुर्गाबाई देशमुख, भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य, ठीक है। कन्यालाल माणिकलाल मुंशी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक, भीमराव रामजी अंबेडकर, फिर जवाहरलाल नेहरू, सोमनाथ लाहिड़ी, ठीक, संविधान का दर्शन। तो ये चीज़ है, इनको पढ़ेंगे। और ये तो एकदम घोट के ही पीना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। कि वो ये पूछेगा कि ये बता समाजवादी और लोकतंत्रात्मक कब जोड़े गए थे, ठीक है ना। यहाँ पर भारतीय जो उद्देशिका है उसमें कौन सा शब्द नहीं है, क्या गणराज्य है, क्या पंथनिरपेक्ष है, प्रभु संपन्न है ना। इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। स्वतंत्रता समानता फ्रांस की क्रांति से ले गए थे, 26 नवंबर 1949, ठीक है। तो ये है संस्थाओं का स्वरूप संस्थाओं का स्वरूप, फिर संविधान संशोधन, बस ये देखना है और नहीं देखेंगे कुछ भी, ठीक है। तो पहले जो वो है ना, वो बता देता हूँ आपको, वो पहले वाला पढ़ा था वो, ये देख। उपरोक्त तस्वीरें 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के विभिन्न सदस्य अपनी आखिरी बैठक में संविधान की एक प्रति पर हस्ताक्षर कर रहे थे। 24 जनवरी 1950। जब सबसे ऊपर वाले चित्र में प्रधानमंत्री कौन थे उस समय, जवाहरलाल नेहरू। दूसरे चित्र में संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र, और वो ड्राफ्टिंग कमेटी दे दे, यहाँ पर प्रारूप समिति दे दे, वो भीमराव अम्बेडकर जी आएंगे। फिर इसके बाद में सबसे निचले चित्र में दाएं से बाएं क्रम में ये लोग दिखाई दे रहे हैं। श्री जयराम दौलत राम, ये क्या है, खाद्य एवं कृषि मंत्री थे उस समय। राजकुमारी अमृत कौर है, स्वास्थ्य मंत्री है। ये जॉन मथाई अभी आया था 2025 में पटवारी में। बताइए वित्त मंत्री कौन थे, जॉन मथाई। और उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। और श्रम मंत्री है ना, जगजीवन राम। श्रम से ऐसे कर सकते हैं, श्री, श्रम श्री
यहाँ पर मंत्री तो राम आ रहा है ना, मंत्री के अंदर राम है, ठीक है, मंत्री के अंदर राम है, ठीक है। तो श्रम मंत्री श्री जगजीवन राम है, मंत्री के अंदर राम है, ठीक है, ये में यहाँ पर हृदय में। तो श्रम मंत्री कौन है? श्री जगजीवन राम है। श्रम मंत्री, श्रम 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 मंत्री जगजीवन राम है। अब ये समझ लेते हैं इसको। जैसे कि क्या कह रहा है चित्र में, दाएं से बाएं क्रम में ये लोग दिखाई दे रहे हैं, दाएं से बाएं, दाएं से बाएं, दाएं से बाएं, दाएं से बाएं। तो दाएं से, जैसे कि ये अपना तो दाएं हो गया और ये बाएं हो गया, जो दाएं से बाएं यूँ जा रहा है। तो देखते हैं पहले कौन किसकी बात करता है। ये दाएं से बाएं क्रम में ये लोग दिखाए, श्री जयराम दौलत राम, यही है, श्री जयराम दौलत राम, श्री जयराम दौलत राम, ठीक है। इसके बाद में खाद्य एवं कृषि मंत्री, खाद्य एवं कृषि, ये तो हो गया ना, ये क्या थे? जयराम दौलत राम। ये ऐसे याद कर रखा है भाई, खाद्य भी है और कृषि मंत्री भी है, ठीक है, और दौलत भी है इसके पास में। तो श्री जयराम दौलत राम खाद्य एवं कृषि मंत्री। राजकुमारी अमृत कौर, अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री है, ये अमृत कौर है स्वास्थ्य मंत्री। अब ये कौन है? ये जॉन मथाई है शायद, अमृति कौर, अमृति कौर है ना, अमृत कौर। जॉन मथाई वित्त मंत्री है, जॉन मथाई। सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री, तथा उनके पीछे श्री जगजीवन राम श्रम मंत्री। जगजीवन राम, जगजीवन राम, जगजीवन राम, जगजीवन राम। तो पीछे की बात है तो क्या ये है पीछे? हाँ पीछे यही है या फिर ये है, पता नहीं भैया ने पीछे की बात कर रहा है। जगजीवन राम, जगजीवन राम शायद यही होंगे। तो दोबारा से देखते हैं। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के विभिन्न सदस्य अपनी आखिरी बैठक में संविधान की एक प्रति पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। सबसे ऊपर वाले चित्र, ट्रॉली जा रही है भाई बजरी लेने, ठीक है, वो अपना काम कर रहे हैं, वो मेहनती है, वो मेहनती इस वजह से है क्योंकि उनको जाना है, ठीक है, वो रोज़ जाते हैं, चाहे दोपहरी हो, ठीक है, रात हो या फिर सुबह हो, यानी कि जो जिसको कार्य करना है वो करेगा ही, ठीक है। तो ये जो कड़ी मेहनत है ना, कड़ी मेहनत, ये सब चीज़ में आती है ये कड़ी मेहनत। यही नहीं है कि पढ़ाई पढ़ाई में ही आती है, ज़िंदगी में कड़ी मेहनत का बहुत तगड़ा योगदान है। जब 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के विभिन्न सदस्य अपनी आखिरी बैठक में संविधान की एक प्रति पर, है ना, तो 24 जनवरी। सबसे ऊपर वाले चित्र में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, ऊपर वाला चित्र तो ये रिया है ना, ये तो वो है जवाहरलाल नेहरू जी, ये हो चुका है, ठीक है। इसके बाद में ये राजेंद्र प्रसाद जी है, राजेंद्र प्रसाद जी। फिर 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के विभिन्न सदस्य अपनी आखिरी बैठक में संविधान की एक प्रति पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। सबसे ऊपर वाले चित्र में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू दस्तखत कर रहे हैं। दूसरे चित्र में संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, वो बताई दिया। सबसे निचले चित्र में दाएं से बाएं क्रम में ये लोग दिखाई दे रहे हैं। श्री जयराम दौलत राम, श्री दौलत राम। जब ये है क्या, कौन से मंत्री है, बात तो इसकी आएगी ना, वो मंत्री पूछेगा अपन से। तो श्री जयराम दौलत राम है, यानी कि भाई जो कृषि है ना, कृषि, वो बढ़िया कमाई कर करके, बढ़िया खेती कर करके ये दौलत आ चुकी है इनके पास में, ठीक है, रह जाएगा याद। श्री जयराम दौलत राम खाद्य एवं कृषि मंत्री है, ठीक है। और जो अपने राजस्थान के जो खाद्य मंत्री वो कौन है? खाद्य, खाद्य का दे से दे गोदारा है। राजकुमारी अमृत कौर, अमृत तो अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री है, ठीक है, अमृत कौर, ये अमृत कौर है, अमृत कौर। पूछेगा वो पद को, वैसे ही मुड़ नहीं पचा रहे हैं, आई बात समझ में। तो राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री, ये राजकुमारी अमृत कौर। जॉन मथाई वित्त मंत्री, अभी 25 में आया था, जो 17 अगस्त को एग्ज़ाम हुई थी पटवारी, उसमें क्या बताइए स्वतंत्र भारत का वित्त मंत्री कौन था? जॉन मथाई। तो ये आ गया तो अब और आएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री, उनके पीछे श्री जगजीवन राम, तो राम से राम कर देंगे, ये मैं कर देंगे श्रम मंत्री, ठीक है, श्रम मंत्री कर देंगे, कोई दिक्कत है? श्रम मंत्री कर देंगे,
जगजीवन राम श्रम मंत्री है, जगजीवन राम श्रम मंत्री है। दोबारा से लेते हैं। 24 जनवरी 1950 को जब प्रधानमंत्री तो जवाहरलाल नेहरू थे, संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे सबसे, और श्री जयराम दौलत राम खाद्य एवं कृषि मंत्री, ठीक है, यानी कि कृषि कर करके ये दौलत आ चुकी है इनके पास में, ऐसे याद कर सकते हैं। राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री है, जॉन मैथाई वित्त मंत्री है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जानते हैं, जगजीवन श्रम मंत्री खड़े हैं, ठीक है, ये था। तो वैसे ये दिखा पढ़ चुके हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध है ना, 14 से कम है, ये ध्यान रखना। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, ठीक है। अंतरात्मा किसको कहा गया है? मौलिक अधिकार को कहा गया है। इसके बाद में शक्तियों का बंटवारा, ये देख चुके हैं अपन। उस समय धोती कुर्ते ही पहनते थे भाई, ज़्यादा गर्म नहीं लगती है इनमें, और जो अब्बू पहनते हैं गाँवों में अब भी। फिर कोई दिक्कत नहीं है अगर लोकल भाषा का भी, क्योंकि ये संस्कृति है अपनी, ठीक है। तो ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी है। 300 लोग थे, ठीक, 1946, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन समय लगा था, ठीक। भारतीय संविधान का मुख्य लक्षण। अब ये और तो बाकी फिर नेपाल की बात आ जाएगी, जब इससे लेना देना नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ये जो था ना, ये बता चुका हूँ मैं, है ना। अब ये एक ध्यान रखना डेट, एक तो ये 1934 है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया, 1934, यानी कि 3 है फिर 4 है, 1934, ठीक। और दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया, पृष्ठ 2। फिर दिसंबर 1946 से नवंबर 1949, दिसंबर 1946 से नवंबर 1949, दिसंबर 1946 से नवंबर 1949, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने चैप्टर पे, ठीक भाई। अब यहाँ से शुरू करना है अपन को। ये कहाँ से शुरू करना है? ये शुरू करना है संविधान निर्माण का रास्ता, भारतीय संविधान का निर्माण। इसके बाद में संविधान की अपन को ज़रूरत क्यों पड़ी, है ना, ये तो यहाँ से ही देखना है ये, और ये और काम के नहीं है ये, ना, दक्षिण अफ्रीका से है ये। जब भाई अपने सिलेबस में भारतीय संविधान है तो वही देखना है अपन को। अब दक्षिण अफ्रीका इनसे तो क्या ही मतलब, ठीक है। लेकिन जो सीटेट रीट की वगैरह की या फिर सेकंड ग्रेड की अगर वो तैयारी कर रहे हैं और उनके सिलेबस में अगर है विदेशी नीति या फिर विदेशी संविधान कुछ ऐसे, तो वो पढ़ सकते हैं। अपन को जो सिलेबस है ना उसके आधार पर तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं है कि सब चीज़ पढ़ना है कि भैया एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है तो शुरू से लेकर एंड तक पढ़ने लग गए, नहीं। ऐसे भी नहीं है कि जो गाइड है तो वो शुरू से लेकर एंड तक पढ़ गए, नहीं। मोस्ट 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 चीज़ों को पढ़नी है। आगे चलते हैं, यहाँ से पढ़ना है भैया। चलिए भाई, हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है? बताइए भाई क्यों है हमें एक संविधान की ज़रूरत क्यों है? हमें एक संविधान की ज़रूरत क्यों है और संविधान क्या करता है? इस बात को हम दक्षिण अफ्रीका के उदाहरण से समझ सकते हैं। इस नए लोकतंत्र में दक्षिण अफ्रीका का ना भाई साहब शानदार संविधान बनाया था उन्होंने, ठीक। ज़्यादा पुराना नहीं है वो, 2002 की बात है या फिर हाँ 2014 की बात है, पता नहीं। लेकिन सबसे नया जो संविधान बनाया था ना वो दक्षिण अफ्रीका ने ही बनाया था। हमें एक संविधान की ज़रूरत क्यों है? वैसे पढ़ने को तो ये पूरी किताब को पढ़ चुके हैं ना, लेकिन अब मेन चीज़ें जो ये देखना परीक्षा की दृष्टि से वो उपयोगी है। हमें एक संविधान की ज़रूरत क्यों है और संविधान क्या करता है, इस बात को हम दक्षिण अफ्रीका के उदाहरण से समझ सकते हैं। इस नए लोकतंत्र में दमन करने वाले और दमन सहने वाले दोनों को ही साथ साथ समान हैसियत से रहने की योजना बना रहे थे। दोनों के लिए ही एक दूसरे पर भरोसा कर पाना आसान नहीं था। उनके अंदर अपने अपने किस्म के डर थे। वे अपने हितों की रखवाली भी चाहते थे, हितों की। बहुसंकेत असभ्यत इस बात पर चौकस थे कि लोकतंत्र में बहुमत के शासन वाले मूल सिद्धांत से कोई समझौता न हो। वैसे यहाँ से क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन ये पृष्ठभूमि बढ़ रही है ना। लोकतंत्र में बहुमत के शासन वाले मूल सिद्धांत, बहुमत का मतलब समझ रहा है ना, जिनकी ज़्यादा संख्या हो, अल्पमत मतलब जिनकी कम संख्या हो। बहुसंख्यक असभ्यत इस बात पर चौकस थे कि लोकतंत्र में बहुमत के शासन वाले मूल सिद्धांत से कोई समझौता न हो। उन्हें बहुत सारे सामाजिक और आर्थिक अधिकार चाहिए थे। अल्पसंख्यक गोरों को अपनी संपत्ति और अपने विशेषाधिकारों की चिंता थी।
लंबे समय तक चली बातचीत के बाद दोनों पक्ष समझौतों का रास्ता अपनाने को तैयार हुए। गोरे लोग बहुमत के शासन का सिद्धांत और एक व्यक्ति एक वोट को मान गए। वे गरीब लोगों और मजदूरों के कुछ बुनियादी अधिकारों पर भी सहमत हुए। अश्वेत लोग भी इस बात पर सहमत हुए कि सिर्फ बहुमत के आधार पर सारे फैसले नहीं होंगे। अश्वेत लोग भी इस बात पर सहमत हुए। वैसे यहाँ से क्वेश्चन आएगा नहीं है ना, लेकिन पढ़ लेते हैं, ज़्यादा नहीं है। वे इस बात पर सहमत हुए कि बहुमत के जरिए अश्वेत लोग अल्पसंख्यक गोरों की जमीन जायदाद पर कब्जा नहीं करेंगे। वे इस बात पर सहमत हुए कि बहुमत के जरिए अश्वेत लोग अल्पसंख्यक गोरों की जमीन जायदाद पर कब्जा नहीं करेंगे। यह समझौता आसान नहीं था। इस समझौते को लागू करना और भी कठिन था। इसे लागू करने के लिए पहली ज़रूरत थी कि वे एक दूसरे पर भरोसा करें, और अगर वे एक दूसरे पर भरोसा कर भी लें तो क्या गारंटी है कि भविष्य में इसे तोड़ा नहीं जाएगा। हाँ, भविष्य में कुछ भी हो सकता है भाई। ऐसी स्थिति में भरोसा बनाने और बरकरार रखने का एक ही तरीका है कि जो बातें तय हुई है उन्हें लिखित पढ़त में ले लिया जाए, जिससे कि सभी लोग पर उन्हें मानने की वैधता रहे। लिखित पढ़त में, ठीक है, क्योंकि जो लिखा हुआ है ना उसका महत्व होता है बोलने से ज़्यादा, ठीक है, मानने की वैधता रहे। भविष्य में शासकों का चुनाव कैसे होगा इसके बारे में नियम तय होकर लिखित रूप में आ जाते हैं। चुनी हुई सरकार क्या क्या कर सकती है और क्या क्या नहीं कर सकती, यह भी लिखित रूप में मौजूद होता है। भविष्य में शासकों का चुनाव कैसे होगा, आराम से इसके बारे में नियम तय होकर लिखित रूप में आ जाते हैं। चुनी हुई सरकार क्या क्या कर सकती है और क्या क्या नहीं कर सकती, यह भी लिखित रूप में मौजूद होता है। क्या क्या कर सकती है, क्या क्या नहीं कर सकती, यानी सबका लेखा जोखा। इन्हीं लिखित नियमों में नागरिकों के अधिकार भी होते हैं, पर ये नियम तभी काम करेंगे जब जीतकर आने वाले लोग इन्हें आसानी से और मनमाने ढंग से नहीं बदलें। दक्षिण अफ्रीका के लोगों ने इन्हीं चीज़ों का इंतजाम किया। वे कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत हुए। वे इस बात पर भी सहमत हुए कि वे नियम सबसे ऊपर होंगे और कोई भी सरकार इनकी अपेक्षा नहीं करेंगे। यानी कि कुछ जैसे कि अपने संविधान में संशोधन ऐसे ही नहीं हो सकता, ठीक है, कि कोई भी सरकार इनकी उपेक्षा नहीं कर सकती। इन्हीं बुनियादी नियमों के लिखित रूप को संविधान कहते हैं। आगे न बात समझ में, संविधान किसे कहते हैं? इन्हीं बुनियादी नियमों के लिखित रूप को। संविधान रचना सिर्फ दक्षिण अफ्रीका की ही खासियत नहीं है। हर देश में अलग अलग समूहों के लोग रहते हैं। संभव है कि उनके रिश्ते दक्षिण अफ्रीका के गोरे और काले जितने कटुतापूर्ण नहीं हो, पर दुनिया भर में लोगों के बीच विचारों और हितों में फर्क रहता है। बात तो सही है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली हो या न हो, पर दुनिया के सभी देशों को ऐसे बुनियादी नियमों की जरूरत होती है। यह बात सिर्फ सरकारों पर ही लागू नहीं होती, और संगठन के कायदे कानून होते हैं, संविधान होता है। इस तरह आपके इलाके का कोई भी क्लब हो या सहकारी संगठन या फिर राजनीतिक दल, सभी को एक संविधान की जरूरत होती है। खुद करें खुद से सीखें, ये जो है ना, ये बहुत बड़ी लाइन है। आई बात समझ? खुद करें खुद सीखें। अपने इलाके किसी क्लब, सरकारी संगठन अथवा मजदूर संघ या राजनीतिक दल के दफ्तर में जाएं, उनसे उनके संविधान या संगठन के नियमों की पुस्तिका मांगें तथा उसका अध्ययन करें। क्या उसके नियम लोकतांत्रिक नियमों का अनुकूल है? क्या वे बिना भेदभाव के सभी को सदस्यता देते हैं? यह तो गड़बड़ हो गई। अगर सभी बुनियादी बातों पर पहले ही फैसला हो गया होता तो संविधान सभा बनाने का क्या औचित्य था? यह तो गड़बड़ हो गई। सभी बुनियादी बातों पर पहले ही फैसला हो गया था। ये भी बात सही है कि भाई जब सब चीज़ ही लिखी जा सकी है तो इस मामले में तो अपना संविधान सही है ना, कि भाई आप वर्तमान में भी मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन मॉडिफाई करते समय कोई चीज़ है, ठीक है ना, वो मूल ढांचा को आप चेंज नहीं कर सकते। मूल ढांचा को हो गया था तो संविधान सभा बनाने का क्या औचित्य था? अब आ जाइए भाई, ठीक है। संविधान लिखित नियमों की ऐसी किताब है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। संविधान सर्वोच्च कानून है जिससे किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों, जिन्हें नागरिक कहा जाता है, समझ रहा है? संविधान सर्वोच्च कानून है जिससे किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों, जिन्हें नागरिक कहा जाता है, के बीच के आपसी संबंध तय होने के साथ साथ लोगों और सरकार के बीच के संबंध भी तय होते हैं। ठीक है भाई, तय होते हैं। संविधान अनेक काम करता है जिनमें ये प्रमुख है।
पहला, यह साथ रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करता है। पहला, यह साथ रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करता है। पहला, यह साथ रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करता है। पहला, यह साथ रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करते हैं। जैसे कि दक्षिण अफ्रीका में काले और गोरे साथ साथ रह रहे हैं, काले और गोरे। इसी प्रकार ठीक है, काले गोरे। और अपने जो देश है उसमें सभी तरह के, सभी समुदाय के, सभी जाति के लोग रहते हैं। ठीक, तो हर एक देश की हर एक अलग अलग समस्या होती है। ठीक है। पहला, यह साथ रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करता है। दूसरा, यह स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा और किसे फैसले लेने का अधिकार होगा। फैसले, फै पे जोर पड़ रहा है इस बंदी से, फैसले लेने का अधिकार होगा। तीसरा, यह सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है और हमें बताता है कि नागरिकों के क्या अधिकार हैं। ठीक है, आ रही है बात समझ में। तीसरा, यह सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है और हमें बताता है कि नागरिकों के क्या अधिकार हैं। और चौथा, यह अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। जिन देशों में संविधान है वे सभी लोकतांत्रिक शासन वाले हो, यह जरूरी नहीं। ये भी बात सही है। कोई देश इस प्रकार के हैं जिनमें पुलिस प्रशासन ही नहीं है और शानदार तरीके से वो चल रहा है शासन। ठीक है, पुलिस प्रशासन ही नहीं है, संविधान भी नहीं है। ठीक है, ये है कहने का मतलब। और ये भी नहीं है कि वो लोकतंत्री हो और संविधान बढ़ी चल रहा है, देश बढ़ी चल रहा है। ठीक, बढ़िया ग्रोथ कर रहा है। तो ये जो है ना नियति, जो बनाने वाले की नियति उसका फ़र्क पड़ता है, उसकी सोच का फ़र्क पड़ता है। जिन देशों में संविधान है वे सभी लोकतांत्रिक शासन वाले हो, यह जरूरी नहीं है। लेकिन जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन है वहाँ संविधान का होना जरूरी है। ये बात सही है भाई, जहाँ लोकतांत्रिक है वहाँ संविधान का होना जरूरी है। ठीक है, जिन देशों में संविधान है वे सभी लोकतांत्रिक शासन वाले हो, यह जरूरी नहीं है। लेकिन जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन है, लोकतांत्रिक मतलब समझ रहा है ना, लोकतंत्र समझ रहा है ना, जैसे कि जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन। अब्राहम लिंकन की ये परिभाषा है। अब्राहम लिंकन की परिभाषा है, जनता के लिए जनता का जनता द्वारा शासन। वहाँ संविधान का होना जरूरी है। ब्रिटेन के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई के बाद अमेरिकी लोगों ने अपने लिए संविधान निर्माण किया। फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांसीसी लोगों ने एक लोकतांत्रिक संविधान को मान्यता दी। फ्रांसीसी क्रांति से 3 शब्द लिए गए थे अपने: स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व। स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व। स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व। फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांसीसी लोगों ने एक लोकतांत्रिक संविधान को मान्यता दी। इसके बाद यह चलन हो गया कि हर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में एक लिखित संविधान हो। ब्रिटेन के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई के बाद अमेरिकी लोगों ने अपने लिए संविधान का निर्माण किया। ब्रिटेन के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई के बाद अगर सबसे पहले की अगर क्रांति की बात की जाए ना, कहाँ हुई थी? अमेरिका में हुई थी। अमेरिकी लोगों ने अपने लिए संविधान, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा ना, पहले बता देता हूँ मैं। ब्रिटेन के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई के बाद अमेरिकी लोगों ने अपने लिए संविधान का निर्माण किया। फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांसीसी लोगों ने एक लोकतांत्रिक संविधान को मान्यता दी। इसके बाद से यह चलन हो गया कि हर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में एक लिखित संविधान हो। अब जो क्वेश्चन आएगा ना वो यहाँ से आएगा। ठीक है, ये पृष्ठभूमि थी, तो ये इस वजह से पढ़ा था कि ये जो अब पढ़ेंगे ना ये समझ में आएगी अब बात, है ना, ये समझ में आएगी अब बात। जिन देशों में संविधान है वे सभी लोकतांत्रिक शासन वाले हो, यह जरूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन है वहाँ संविधान का होना जरूरी है। अगर लोकतांत्रिक है तो वही संविधान होना ही चाहिए। ब्रिटेन के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई के बाद अमेरिकी लोगों ने अपने लिए संविधान का निर्माण किया। फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांसीसी लोगों ने एक लोकतांत्रिक संविधान को मान्यता दी। इसके बाद से यह चलन हो गया कि हर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में एक लिखित संविधान हो। अब आ जाइए भाई, अब यहाँ से क्वेश्चन है। ठीक है, भारतीय संविधान का निर्माण। दक्षिण अफ्रीका की ही तरह भारत का संविधान बहुत कठिन परिस्थितियों के बीच बना। भारतीय संविधान का निर्माण। भारत जैसे विशाल और विविधता भरे देश के लिए संविधान बनाना आसान काम नहीं था। भारत के लोग तब
गुलाम की हैसियत से निकलकर नागरिक की हैसियत पाने जा रहे थे। गुलाम की हैसियत से निकलकर नागरिक की हैसियत पाने जा रहे थे। देश ने धर्म के आधार पर हुए बंटवारे की विभीषिका झेली थी। भारत और पाकिस्तान के लोगों के लिए बंटवारा भारी बर्बादी और दहलाने वाला अनुभव था। भारत और पाकिस्तान के लोगों के लिए बंटवारा भारी बर्बादी और दहलाने वाला अनुभव था। ठीक है, दोबारा से देखते हैं भाई, दोबारा से देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका की तरह भारत का संविधान भी बहुत कठिन परिस्थितियों के बीच बना। भारत जैसे विशाल और विविधता भरे देश के लिए संविधान बनाना आसान काम नहीं था। भारत के लोग तब गुलाम की हैसियत से निकलकर नागरिक की हैसियत पाने जा रहे थे। भारत के लोग तब देश ने धर्म के आधार पर हुए बंटवारे की विभीषिका झेली थी। भारत और पाकिस्तान के लोगों के लिए बंटवारा भारी बर्बादी और दहलाने वाला अनुभव था। अगर न अपने जो नेतृत्वकर्ता थे या फिर अपने जो नेता थे, ठीक है ना, अगर वो चाहते थे न और अगर उनका दृढ़ निश्चय होता तो ये जो पाकिस्तान का न निर्माण नहीं होता है। विभाजन से जुड़ी हिंसा में सीमा के दोनों तरफ से कम 10 लाख लोग मारे जा चुके थे। भाई साहब 10 लाख लोग मारे जा चुके थे। देख ले तू, जो दुष्प्रचार है, जो दुर्भावना है, जो सोच है, ठीक है, वो इतना वो कर देती है जो इंसान हिंसा को मारने पे आतुर हो जाता है। जो 10 साल पहले या फिर 5 साल पहले बढ़िया रह रहे थे, अब उनमें इस प्रकार की सोच और वो पैदा कर दी जाती है जो एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। विभाजन से जुड़ी हिंसा में सीमा के दोनों तरफ से कम 10 लाख लोग मारे जा चुके हैं। एक बड़ी समस्या और भी थी। अंग्रेज़ों ने देशी रियासतों के शासकों को उन्होंने भी ये चाल चली देशी रियासतों के, भाई आपकी इच्छा के ऊपर है, आप मिलना चाहो तो भारत में मिल सकते हो या फिर कोई रियासत में मिल सकते हो, ठीक है ना, ये अपनी इच्छा के ऊपर है। अगर वो सिर्फ भारत, उनका जो साम्राज्य था या फिर शासन था, अगर भारत को ही सौंप देते ना तो फिर ये भी दिक्कत नहीं आती। अंग्रेज़ों ने देशी रियासतों के शासकों को यह आज़ादी दे दी कि वे भारत या पाकिस्तान जिसमें इच्छा हो, भाई ऑप्शन दे दिया ना, और ऑप्शन होता है तभी तो दिमाग घुम रहा करेगा, समझ रहा है। जैसे कि अपने पास होते हैं ऑप्शन, फेसबुक चलाना, व्हाट्सएप चलाना, टेलीग्राम चलाना, यूट्यूब चलाना, ठीक है, ऑप्शन होता है तो वो घुम रहा होता है आदमी। अगर उसके पास में ऑप्शन नहीं है तो वो उसका टाइम काफ़ी बच जाएगा। अपनी रियासत का विलय कर दें या स्वतंत्र रहें, इन रियासतों का विलय मुश्किल और अनिश्चय भरा काम था। जब संविधान लिखा जा रहा था तब देश का भविष्य इतना सुरक्षित है। समय कितना लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। चैन भरा नहीं लगता था जितना आज है। संविधान निर्माताओं को देश के वर्तमान और भविष्य की चिंता थी। संविधान निर्माताओं को देश के वर्तमान और भविष्य की चिंता थी भाई, ठीक है। खुद करें खुद सीखें। अपने दादा दादी, नाना नानी या इलाके के किसी बुजुर्ग से बात कीजिए, उनसे पूछिए कि क्या उन्होंने आज़ादी या बंटवारे का संविधान निर्माण के बारे में कुछ बातें याद है। मैंने पूछा था भाई, जो हमारा बड़ा भाई था ना, बड़ा भाई यानी कि दादाजी, यानी कि ग्रैंड फादर, ठीक है, यानी कि मेरे दादाजी और दादाजी के भाई, उनसे पूछा था। वो लगभग मैं 98 साल के गुजरे थे, ठीक। तो वो बताते थे पहले कि हाँ सुना था उन्होंने नाम, ठीक है ना। वो अंग्रेज़ आते थे यहाँ, जैसे कि अगर चना में आग लगा दी थी ना, धुआं देख के वो तुरंत आ जाते थे। रहते थे 2-3 ना, ये है बात। उस समय लोगों को किन बातों की उम्मीद थी और क्या क्या अंदेशे थे, अपनी कक्षा में इन बातों की चर्चा कीजिए। संविधान निर्माण का रास्ता। सारी मुश्किलों के बावजूद भारतीय संविधान निर्माताओं को एक बड़ा लाभ था। दक्षिण अफ्रीका में जिस तरह संविधान निर्माण के दौर में ही सारी बातों पर सहमति बनानी पड़ी, वैसी स्थिति उस समय के भारत में नहीं थी, ठीक है। भारत में नहीं थी। दोबारा से लेते हैं भारतीय संविधान का निर्माण।
दक्षिण अफ्रीका की तरह भारत का संविधान भी बहुत कठिन परिस्थितियों के बीच बना। भारत जैसे विशाल और विविधता भरे देश के लिए संविधान बनाना आसान काम नहीं था। भारत के लोग तब गुलाम की हैसियत से निकलकर नागरिक की हैसियत पाने जा रहे थे। देश ने धर्म के आधार पर बहुत बंटवारे की विभीषिका झेली। देश ने धर्म के आधार पर हुए बंटवारे की विभीषिका झेली। भारत और पाकिस्तान के लोगों के लिए बंटवारा भारी बर्बादी और दहलाने वाला अनुभव था। विभाजन से जुड़ी हिंसा में सीमा के दोनों तरफ कम से कम 10 लाख लोग मारे जा चुके थे। एक बड़ी समस्या और भी थी। अंग्रेज़ों ने देशी रियासतों के शासकों को यह जानकारी उन्होंने कह दी कि भाई तुम्हारे जच रही है ना, दिमाग में तुम्हारा बैठ रही है ना, जेब में मिल जाओ, कोई दिक्कत को नहीं, ठीक है। लेकिन ये इस प्रकार के बंटवारे से ना देश को ही नुकसान था। एक बड़ी समस्या और भी थी। अंग्रेज़ों ने देशी रियासतों के शासकों को यह आज़ादी दे दी थी कि वे भारत या पाकिस्तान जिसमें इच्छा हो अपनी रियासत का विलय कर दें या स्वतंत्र रहें। इन रियासतों का विलय मुश्किल और अनिश्चय भरा काम था। जब संविधान लिखा जा रहा था तब देश का भविष्य इतना सुरक्षित और चैन भरा नहीं लगता था जितना आज है। संविधान निर्माताओं को देश के वर्तमान और भविष्य की चिंता थी। अपने दादा दादी, नाना नानी या इलाके के लिए बुजुर्ग से बात कीजिए, वह उनसे पूछिए कि क्या है ना ये बता चुके हैं संविधान का निर्माण का रास्ता। सारी मुश्किलों के बावजूद भारतीय संविधान निर्माताओं को एक बड़ा लाभ था। दक्षिण अफ्रीका में जिस तरह संविधान निर्माण के दौर में ही सारी बातों पर सहमति बनानी पड़ी, वैसी ही स्थिति उस समय के भारत में नहीं थी। भारत में आज़ादी की लड़ाई के दौरान ही लोकतंत्र समेत अधिकांश बुनियादी बातों पर राष्ट्रीय सहमति बनाने का काम हो चुका था। अब क्या है कि वो बीच बीच में कोई इफेक्ट दे सकता है, इस वजह से सही तरीके से देखना पड़ रहा है ना। राष्ट्रीय सहमति बनाने का काम हो चुका था। हमारा राष्ट्रीय आंदोलन सिर्फ एक विदेशी सत्ता के खिलाफ संघर्ष पर नहीं था। यह न केवल अपने समाज को फिर से जगाने का, वरन अपने समाज और राजनीति को बदलने और नए सिरे से गढ़ने का आंदोलन भी था। आज़ादी के बाद भारत को किस रास्ते पर चलना चाहिए, इसे लेकर आज़ादी के संघर्ष के दौरान भी तीखे मतभेद थे। ऐसे कुछ मतभेद अब तक भी बने हुए हैं, पर कुछ बुनियादी विचारों पर लगभग सभी लोगों की सहमति कायम हो चुकी थी। 1928 में ही मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारत का एक संविधान लिखा। 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारत का एक संविधान लिखा। अच्छा, पहले की बात है 1928, तो देख 1928 है, अब 28 भी 8 है, तो कुल सदस्य कितने थे? 8 थे। मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारत का एक संविधान लिखा था। 1931 में कराची में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में एक प्रस्ताव में यह रूपरेखा रखी गई थी। अब ये क्वेश्चन आ चुके हैं कि ये बताइए भारतीय संविधान का प्रस्ताव सर्वप्रथम कहाँ रखा गया था, या फिर कराची अधिवेशन कब हुआ था? 1931 में कराची में हुए, 1931 में कराची में हुए, है ना। कराची अब पाकिस्तान में है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में एक प्रस्ताव में यह रूपरेखा रखी गई, आज़ाद भारत का संविधान कैसे होगा। तो 1928 में ना, 1928 में 8 सदस्य थे, मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने, तो कुल 9 हो गए। एक मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 नेताओं ने। और कराची में 2 अधिवेशन हुआ, वह हुआ था 1931 में, ठीक है। 31 अधिवेशन में एक प्रस्ताव में यह रूपरेखा रखी गई थी कि आज़ाद भारत का संविधान कैसे होगा। इन दोनों ही दस्तावेजों में स्वतंत्र भारत के संविधान में सार्वभौम वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता, समानता का अधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की बात कही गई। इस प्रकार संविधान की रचना करने के लिए बैठने से पहले ही कुछ बुनियादी मूल्यों पर सभी नेताओं की सहमति बन चुकी थी। औपनिवेशिक शासन की राजनीतिक संस्थाओं और व्यवस्थाओं को जानने समझने में भी नई राजनीतिक संस्था का स्वरूप तय करने में मदद मिली। अंग्रेजी हुकूमत ने बहुत कम लोगों को वोट का अधिकार दिया। दोबारा देखते हैं। औपनिवेशिक शासन की राजनीतिक संस्थाओं और व्यवस्थाओं को जानने समझने से भी नई राजनीतिक संस्थाओं का स्वरूप तय करने में मदद मिली। औपनिवेशिक शासन की राजनीतिक संस्थाओं और व्यवस्थाओं को जानने समझने से भी नई राजनीतिक संस्थाओं का स्वरूप तय करने में मदद मिली। अंग्रेजी हुकूमत ने बहुत कम लोगों को वोट का अधिकार दिया था।
इसके आधार पर अंग्रेजों ने जिस विधायिका का गठन किया था वह बहुत कमज़ोर थी। 1937 के बाद पूरे ब्रिटिश शासन वाले भारत में प्रादेशिक असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए। 1937 के बाद पूरे ब्रिटिश शासन वाले भारत में प्रादेशिक असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए थे। इनमें बनी सरकारें पूरी तरह लोकतांत्रिक नहीं थी, पर विधानसभाओं में जाने और काम करने का अनुभव तब बहुत लाभदायक हुआ। समझ में तो आ रही है लेकिन कम आ रही है बात, है ना। तो ये पढ़ रहे हैं भाई अपन 1928 और 31, इन पे हाईलाइट कर देते हैं, है ना, वरना समस्या आएगी फिर पढ़ने में। 1 मिनट रुकिए, ठीक है। तो यहाँ थे अपन, है ना, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है ना। 26 नवंबर 299, अभी काम के ही है, ठीक है। भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य, ठीक है, पहले देख चुके हैं इसको, है ना। तो ये पढ़ना ही है भाई दोबारा से, और ये इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा यहाँ से, है ना। दोबारा पढ़िए, तिबारा पढ़िए, किस प्रकार से भी पढ़िए, लेकिन पढ़ना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा ये, है ना। तो यहाँ थे अपन, हमें संविधान की जरूरत क्यों। पहला, एक साथ रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करना। दूसरा, यह स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा और किसे फैसले लेने का अधिकार होगा, ठीक है। तीसरा, यह सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है और हमें बताता है कि नागरिकों के क्या अधिकार है। और चौथा, यह अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। भारतीय संविधान का निर्माण, भारतीय संविधान का निर्माण, ठीक है, ये पढ़ लिया अपन, है ना। अब यहाँ से ले लेते हैं, विभाजन से जुड़ी हिंसा में सीमा के दोनों तरफ, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। संविधान निर्माण का रास्ता, सारी मुश्किलों के बावजूद भारतीय संविधान निर्माताओं को एक बड़ा लाभ था। दक्षिण अफ्रीका में जिस तरह संविधान निर्माण के दौर में ही सारी बातों पर सहमति बनानी पड़ी, वैसी स्थिति उस समय के भारत में नहीं थी। भारत में आज़ादी की लड़ाई के दौरान ही लोकतंत्र समेत अधिकांश बुनियादी बातों पर राष्ट्रीय सहमति बनाने का काम हो चुका था। हमारा राष्ट्रीय आंदोलन सिर्फ एक विदेशी सत्ता के खिलाफ संघर्ष भर नहीं था, यह न केवल अपनी समाज और फिर से जगाने का, वरन अपने समाज और राजनीति को बदलने और नए सिरे से गढ़ने का आंदोलन भी था। आज़ादी के बाद भारत को किस रास्ते पर चलना चाहिए, इसे लेकर आज़ादी के संघर्ष के दौरान भी तीखे मतभेद थे। आज़ादी के बाद भारत को किस रास्ते पर चलना चाहिए, यह भी बात सही है। कोई समाजवादी की बात कर रहा था, ठीक है, कोई किसकी कर रहा था। ऐसे कुछ मतभेद अब तक भी बने हुए हैं, पर कुछ बुनियादी विचारों पर लगभग सभी लोगों की सहमति कायम हो चुकी थी। तो एक तो ये याद रखना है, 1928 में ही मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारत का एक संविधान लिखा था। 1931 में कराची में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कराची का अधिवेशन कब हुआ था ये पूछेगा, 31 है। एक प्रस्ताव में यह रूपरेखा रखी गई थी, भारत की आज़ाद भारत का संविधान कैसा होगा। इन दोनों ही दस्तावेजों में स्वतंत्र भारत के संविधान में सार्वभौम वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता, समानता का अधिकार और अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा की बात कही गई थी, ठीक है। तो 1 मिनट ज़रा सा हाईलाइट कर देते हैं, क्योंकि जब दोबारा रिवीजन करेंगे ना, वरना तब समस्या आएगी। एक तो ये इम्पोर्टेंट है, एक ये इम्पोर्टेंट है, ठीक भाई। इसके बाद में रखी गई, इन दोनों ही दस्तावेजों में स्वतंत्र भारत के संविधान सार्वभौम वयस्क मताधिकार, सार्वभौम वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता, समानता का अधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की बात कही गई थी। इस प्रकार संविधान की रचना करने के लिए बैठने से पहले ही कुछ बुनियादी मूल्यों पर सभी नेताओं की सहमति बन चुकी थी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो 1928 और 1931, फिर ये क्या कह रहा है, सार्वभौम वयस्क मताधिकार। सार्वभौम वयस्क मताधिकार का मतलब समझ रहा है, स्वतंत्रता, समानता का अधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की बात कही गई। इस प्रकार संविधान की रचना करने के लिए बैठने से पहले ही कुछ बुनियादी मूल्यों
पर सभी नेताओं की सहमति बन चुकी थी। कौन कौन से थे वो बुनियादी में? एक तो ये सार्वभौमिक बहिष्ठ मताधिकार है। पहले कितनी थी? 21 थी, अब 18 है एज वोट देने की। मताधिकार, स्वतंत्रता, समानता, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की बात कही गई। औपनिवेशिक शासन की राजनीतिक संस्थाओं और व्यवस्थाओं को जानने समझने से भी नई राजनीतिक संस्थाओं का स्वरूप तय करने में मदद मिली। अंग्रेजी हुकूमत ने बहुत कम लोगों को वोट का अधिकार दिया था। इसके अलावा इसके आधार पर अंग्रेजों ने जिस विधायिका का गठन किया था वह बहुत कमज़ोर थी विधायिका, है ना। जैसे कि अपना जो राज्य है, ठीक है, राज्य देश के लिए प्रयोग किया गया है, लेकिन अगर स्टेट की बात करें तो अपने विधानसभा ही है, कुल 200 है सदस्य, ठीक है। और अपने जो देश है उसमें विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है ना, अलग अलग राज्यों में। 7 जो राज्य उनमें विधान परिषद है, ठीक है। बाकी में विधान परिषद नहीं है। वो कभी कभी ये 7 जो राज्य है ना उनका नाम भी पूछ लेता है। 1907 सूरत अधिवेशन हुआ, 1905 बंग हुआ और 1909 ये मार्लिमेंटो है, 1919 मॉन्टेग्यू चम्सफोर्ड है, 1935 भारतीय शासन अधिनियम है ना। केंद्र में ये तो केंद्र प्रांत और केंद्र दोनों में द्वैत शासन की स्थापना है भाई। 1919 दो बेर आ रहा है ना, और ये 1935 है ना। इसका मतलब है प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना, केंद्र में प्रांत में सब जगह, ठीक है। 1909 मार्लिमेंटो, 1919 द्वैत शासन की स्थापना, ठीक है, प्रांतों में, और 1935 केंद्र में प्रांतों में सभी जगह द्वैत शासन की स्थापना। तो इसके आधार पर अंग्रेजों ने जिस विधायिका का गठन किया वह बहुत कमज़ोर थी। 1937 के बाद पूरे ब्रिटिश शासन वाले भारत में प्रादेशिक असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए थे। 1937 इनमें बनी सरकारें पूरी तरह लोकतांत्रिक नहीं थी, पर विधानसभाओं में जाने और काम करने का अनुभव तब बहुत लाभदायक हुआ, क्योंकि इन्हीं भारतीय लोगों को अपनी संस्थाएं और व्यवस्थाएं बनानी थी और चलाना था। इसी कारण भारतीय संविधान में कई संस्थाओं और व्यवस्थाओं को पुरानी व्यवस्था से लगभग जस का तस अपना लिया गया, जैसे कि 1935 का भारत शासन कानून, ठीक है। यानी कि जो 60% या फिर 70% है जो 1935 का जो भारतीय शासन अधिनियम है ना, वो फॉलो करते हैं अपन अब भी। आज़ादी के बाद भारत के स्वरूप को लेकर वर्षों पहले से चले चिंतन और बहसों ने भी एक मिनट, चिंतन और बहसों, है ना। 1935 का भारत जो चले चिंतन और बहसों ने भी काफ़ी लाभ पहुंचाया। हमारे नेताओं ने इतना आत्मविश्वास आ गया था कि उन्हें बाहर के विचार और अनुभवों को अपनी ज़रूरत के अनुसार अपनाने में कोई हिचक नहीं हुई। हमारे अनेक नेता फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों, ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्र के कामकाज, जब हमारे अनेक नेता फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों, स्वतंत्रता, समानता, भारत फ्रांसीसी क्रांति से लिए गए हैं। ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्र के कामकाज, ब्रिटेन से अपन ने संसदीय व्यवस्था ली है, और अमेरिका के अधिकारियों की सूची से काफ़ी प्रभावित थे। रूस में हुई समाजवादी क्रांति ने भी अनेक भारतीयों को प्रभावित किया, और वे सामाजिक और आर्थिक समता पर आधारित व्यवस्था बनाने की कल्पना करने लगे थे। लेकिन वे दूसरों की सिर्फ नकल नहीं कर रहे थे। हर कदम पर वे यह सवाल ज़रूर पूछते थे कि क्या ये चीज़ें भारत के लिए उपयुक्त होगी। इन सभी चीज़ों ने हमारे संविधान के निर्माण में मदद की। संविधान सभा, जब ये अब जो बगल में आ रहे हैं ना, इनको देखते हैं भाई, ऊपर थोड़ी है, ऊपर नहीं है। सरदार वल्लभ भाई पटेल पूरा नाम है, झावर भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल तो जानते हैं, लेकिन झावर भाई पटेल पूरा नाम है। आई बात समझ में? वल्लभ भाई, झावर भाई, वल्लभ भाई और झावर भाई, ठीक है भाई। 1895 से 1950, जन्म गुजरात, आंतरिक सरकार में गृह, सूचना एवं प्रसारण मंत्री। ये क्वेश्चन आएगा कि ये बताइए सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन थे। अब गृह तो जानते हैं अपन, गृह विभाग था इनके पास में, लेकिन अगर सूचना एवं प्रसारण मंत्री की पूछ ली तो मामला गोल हो जाएगा। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल है ना, गृह मंत्री तो याद ही है, सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी है। वकील और बारदोली किसान सत्याग्रह के नेता, भारतीय रियासतों के विलय में निर्णायक भूमिका, बाद में उप प्रधानमंत्री। तो कौन कौन से पद हैं इनके पास में?
एक तो गृह विभाग है, आ चुके हैं क्वेश्चन। सूचना एवं प्रसारण मंत्री है, गृह विभाग है, वो पूछेगा स्वतंत्र भारत के प्रथम सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन थे, गृह मंत्री कौन थे। ठीक है, उप प्रधानमंत्री तो जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सरकार में गृह सूचना है ना, गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री यानी गृह मंत्रालय भी था, सूचना एवं प्रसारण मंत्री, वकील और बारदोली किसान सत्याग्रह के नेता, भारतीय रियासतों के विलय निर्णय भूमि, बाद में उप प्रधानमंत्री। ठीक है, सरोजिनी नायडू, सरोजिनी ये ना शब्द शुद्धि में पूछता है वो ज़्यादातर, जी छोटी मात्रा है और नहीं, सरोजिनी नायडू। 1879 से 1949 है, 79 से 49, और ये 1875 से 1950 है। जन्म आंध्र प्रदेश, कवयित्री, लेखिका और राजनीतिक कार्यकर्ता, कांग्रेस की अग्रणी महिला नेता, बाद में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल सरोजिनी नायडू, कांग्रेस की अग्रणी महिला नेता, बाद में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल। ठीक है, कवयित्री, लेखिका, वो पूछेगा कि कौन निम्नलिखित में से कवयित्री थी। कवयित्री कवयित्री सरोजिनी नायडू है, कांग्रेस की अग्रणी महिला नेता, बाद में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल। अब इधर चलते हैं, ठीक है, इधर चलते हैं। अबुल कलाम आज़ाद, 1888 से 1958, जन्म सऊदी अरब, शिक्षाविद, लेखक और धर्मशास्त्रों के ज्ञाता, शिक्षाविद। वो पूछ लेगा कि बताइए शिक्षा मंत्री कौन थे। आई बात समझ में, पूछेगा वो क्वेश्चन, पूछ लिया है। शिक्षाविद, लेखक और धर्मशास्त्रों के ज्ञाता, अरबी के विद्वान, कांग्रेसी नेता, राष्ट्रीय आंदोलन में अग्रणी भूमिका, मुस्लिम अलगाववादी राजनीति के विरोधी, बाद में पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री, है ना, बाद में पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री। ये शिक्षा मंत्री पूछेगा वो, शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद। ये क्वेश्चन आ चुका है भाई, अबुल कलाम आज़ाद। 1888 से 1958, जन्म सऊदी अरब, शिक्षाविद, लेखक और धर्मशास्त्रों के ज्ञाता, अरबी के विद्वान, कांग्रेसी नेता, राष्ट्रीय आंदोलन में अग्रणी भूमिका, मुस्लिम अलगाववादी राजनीति के विरोधी। अलगाववादी यानी कि वो जो अलग होने की कोशिश कर रहे थे ना, कि भाई हमको पाकिस्तान चाहिए, वो वाली राजनीति ने उसके विरोधी थे। बाद में पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री, तो ये शिक्षा मंत्री काम का है, ये क्वेश्चन आ चुका है। टी कृष्णमाचारी, और जो जयपुर के दीवान थे ना, वो था वी टी कृष्णमाचारी थे, वो जयपुर के दीवान थे, वी टी कृष्णमाचारी। ये टी कृष्णमाचारी है, कृष्णामाचारी। और जो रेल मंत्री है ना अश्विनी वैष्णव, वो अपने राजस्थान के ही है, ध्यान देना इस बात पे। जन्म तमिलनाडु, प्रारूप कमेटी के सदस्य, उद्यमी और कांग्रेस नेता, बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री, टी कृष्णमाचारी। लेकिन है ना इस पे ना चक्कर नहीं पड़ जाए भाई। अगर वो प्रथम की पूछेगा ना, प्रथम अगर ये पूछेगा ना तो वो जॉन मथाई नहीं देगा, जॉन मथाई। ठीक है, क्योंकि सर्वप्रथम जॉन मथाई थे, ये जॉन मथाई के बाद में चुने गए थे। ठीक है, वो बड़ी बात है, तो ध्यान रखना है ना। टी कृष्णमाचारी केंद्रीय मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री बाद में, तो ये बाद की घटना है। वो पूछेगा स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे, तो जॉन मथाई है, जॉन मैथाई। गंदा करते हैं ना, पानी को मचाते हैं, ऐसे याद कर सकते हैं, जॉन मैथाई वित्त मंत्री है प्रथम। बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री टी कृष्णमाचारी। इसके बाद में 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 सदस्य नेताओं, 1931 में कराची अधिवेशन, सार्वभौम वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता, समानता, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की बात कही गई थी। अब आ जाइए भाई संविधान सभा पे। भारत के संविधान के निर्माता कौन थे। यहाँ आपको संविधान बनाने में प्रमुख भूमिका निभाने वाले कुछ नेताओं के बारे में बहुत संक्षेप में कुछ जानकारियाँ मिलेगी। चुने गए जनप्रतिनिधियों
को जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज जनप्रतिनिधियों की जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है उसे संविधान सभा कहते हैं। चुने गए जनप्रतिनिधियों की जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है उसे संविधान सभा कहते हैं। ठीक है। भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे। कब हुए थे? जुलाई 1946 में। संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 को ही थी। ये क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान देना इन पे। आई बात समझ में? जैसे कि ये एरिया, ठीक है, जुलाई 1946, ठीक है, जुलाई 1946 संविधान सभा कहते हैं। संविधान सभा किसे कहते हैं नामक जानते हैं वैसे तो, संविधान सभा है ना। जुलाई 1946 संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 को हुई थी। तो पहली बैठक ये है जो जुलाई 1900 ये संविधान सभा के लिए जुलाई 1940 में चुनाव हुए थे। वो महीना पूछेगा, दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर चुनाव कब हुए थे, है ना, तो जुलाई में हुए थे। इसके तत्काल बाद देश दो हिस्सों में, भारत और पाकिस्तान में बट गया था। जुलाई 1940, ठीक है, संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1940 में। तो संविधान सभा की पहली बैठक, संविधान सभा कब हुई थी? भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1940 में चुनाव हुए थे। कब हुए थे? जुलाई है ना, जुलाई 1940, जुलाई 1940, जुलाई 1940। फिर पहली बैठक दिसंबर। संविधान को लगने में कितना समय लगा था? ये लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। तो जुलाई 1940 संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1940 को हुई थी। ठीक है भाई। इसके बाद में आगे चलते हैं। संविधान सभा भी 2 हिस्सों में बट गई, भारत की संविधान सभा और पाकिस्तान की। राजेंद्र प्रसाद 1884 से 1963, 1884 से 1963। ये काम का है भाई, देख लेना है इनको अच्छी तरीके से। राजेंद्र प्रसाद 1884 से 1963। जन्म बिहार, संविधान सभा के अध्यक्ष। ये क्वेश्चन पूछ चुका है पटवारी 2025 में, 17 अगस्त को एग्जाम हुई थी उसमें। वकील और चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख भागीदार। 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष, 3 बार। ये 3 बार भी पूछेगा वो कि बताइए निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं 3 बार। एक तो राजेंद्र प्रसाद जी है, एक सरदार वल्लभ भाई पटेल है, ठीक है, और वो 3 से अधिक की भी पूछता है। बाद में भारत के प्रथम राष्ट्रपति, बाद में भारत के प्रथम राष्ट्रपति है, ठीक है, प्रथम राष्ट्रपति। तो जन्म बिहार, संविधान सभा के अध्यक्ष, ये क्वेश्चन आ चुका है। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डा से ड्राफ्टिंग, डा से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष, ठीक है, 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, 3 बार। बाद में भारत के प्रथम राष्ट्रपति, ठीक है भाई, प्रथम राष्ट्रपति भी है, 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष भी है, और संविधान सभा के अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और चुनाव कब हुए? जुलाई में हुए थे। बैठक कब हुई थी? जुलाई में चुनाव हो गए तो दिसंबर में बैठक चालू होगी 46। फिर अपने राज्य इलाके में संविधान सभा में गए ऐसे सदस्य का नाम पता लगाएं, नाम पता करें जिनका जिक्र यहाँ नहीं किया गया है। उस नेता की तस्वीर जुटाएं या उनका स्केच बनाएं। हमने जिस तरह संक्षेप में कुछ नेताओं के बारे में सूचना दी है उसी तरह उनके बारे में ब्यौरा दें, यानी कि नाम, जन्म वर्ष, मृत्यु वर्ष, जन्म स्थान, वर्तमान राजनीतिक सीमाओं के आधार पर राजनीतिक गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण, संविधान सभा के बाद की भूमिका। जयपाल सिंह, टाई लगा रखी है भाई साहब। 1903 से 1977। जन्म झारखंड है, झारखंड की राजधानी रांची। खिलाड़ी और शिक्षाविद, भारतीय हॉकी टीम के पहले कप्तान जयपाल सिंह। अच्छा, आदिवासी महासभा के संस्थापक अध्यक्ष, बाद में झारखंड पार्टी के संस्थापक, ठीक है। अब जो ये है ना, ये सदस्यगण है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा क्योंकि वो पूछेगा कि ये बता भारतीय हॉकी टीम के पहले कप्तान कौन थे? ठीक, जयपाल सिंह।
खिलाड़ी और शिक्षाविद, भारतीय हॉकी टीम के पहले कप्तान। आदिवासी महासभा के संस्थापक अध्यक्ष, बाद में झारखंड पार्टी के संस्थापक। दोबारा से देखते हैं। जयपाल सिंह, 1903 से 1970, जन्म झारखंड, खिलाड़ी और शिक्षाविद, भारतीय हॉकी टीम के पहले कप्तान। जयपाल सिंह, जयपाल सिंह, ठीक है, जयपाल सिंह। भारतीय टीम के पहले कप्तान कौन थे? आ सकता है भाई, ये भारतीय हॉकी टीम के पहले कप्तान। वैसे क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन वो पूछ ले तो पूछ ले। आदिवासी महासभा के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? आदिवासी महासभा के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? जयपाल सिंह, बाद में झारखंड पार्टी के संस्थापक। जयपाल है। संविधान सभा भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे। इसमें 26 नवंबर 1949 को अपना काम पूरा कर लिया था। कितने सदस्य थे? 299, यानी कि 300 में एक कम है, ठीक, 299। 26 नवंबर 1949 को अपना काम पूरा कर लिया। संविधान सभा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। लागू 26 जनवरी है, 26 जनवरी है लागू, ठीक है। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू, ये पड़ता है चक्कर, तो लागू है ना, तो आँख मीच करके अपन को 26 जनवरी 1950 करना है। इसी दिन की याद में हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इस सभा द्वारा 50 साल से पहले बनाए गए संविधान को हम क्यों मानते हैं? हमने पहले ही एक कारण का जिक्र किया है। संविधान सिर्फ संविधान सभा के सदस्यों के विचारों को ही व्यक्त नहीं करता, वह अपने समय की व्यापक सहमतियों को व्यक्त करता है। दुनिया के कई देशों में संविधान को फिर से लिखना पड़ा, क्योंकि संविधान में दर्ज बुनियादी बातों पर ही वहाँ के सभी सामाजिक समूहों या राजनीतिक दलों की सहमति नहीं थी। कई देशों में संविधान है, पर वह कागज़ का टुकड़ा या किसी भी अन्य किताब की तरह का दस्तावेज भर है, कोई भी उस पर आचरण नहीं करता। पर हमारे संविधान का अनुभव एकदम अलग है। पिछली आधी सदी से ज़्यादा की अवधि में अनेक सामाजिक समूहों ने संविधान के कुछ प्रावधानों पर सवाल उठाए, पर किसी भी बड़े सामाजिक समूह या राजनीतिक दल ने खुद संविधान की वैधता पर सवाल नहीं उठाया। यह हमारे संविधान की एक असाधारण उपलब्धि है। संविधान को मानने का दूसरा कारण यह है कि संविधान सभा भी भारत के लोगों का ही प्रतिनिधित्व कर रही थी। उस समय सार्वभौम वयस्क मताधिकार नहीं था, इसलिए संविधान सभा का चुनाव देश के लोग प्रत्यक्ष ढंग से नहीं कर सके थे। क्या नहीं था? वयस्क मताधिकार नहीं था। समझ रहे हो ना कि भाई 21 साल का जो हर एक जो वोट देगा, नहीं, वो अलग तरीके से चुने गए थे, यानी कि वो क्राइटेरिया अलग किया था उन्होंने, ठीक है भाई। अगर ये है, जैसे कि इतने इतने उनके पास में पैसे हैं, या फिर वो शिक्षाविद है, ठीक, कुछ ऐसे था, है ना, इस प्रकार से था वो, या फिर इतनी विद्या या फिर कोई कुछ ऐसे था, है ना, सही ध्यान नहीं आ रहा है। इसलिए संविधान सभा का चुनाव देश के लोग प्रत्यक्ष ढंग से नहीं कर सकते। इसका चुनाव मुख्य रूप से उन प्रांतीय असेंबलियों के सदस्यों ने ही किया था जिनका जिक्र हम पहले कर चुके हैं, प्रांतीय असेंबलियों के सदस्यों ने ही। इसके कारण देश के सभी भौगोलिक क्षेत्रों का इसमें उचित प्रतिनिधित्व हो गया था। इस सभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों को प्रभुत्व था, जिसने राष्ट्रीय आंदोलन की अगुवाई की थी। पश्चिमी कांग्रेस के अंदर कई राजनीतिक समूह और विचारों के लोग थे। सभा में कई सदस्य ऐसे थे जो कांग्रेस के विचारों से सहमत नहीं थे। सामाजिक रूप से सभा में सभी समूह, जाति, वर्ग, धर्म और पैसे के लोग थे। अगर संविधान सभा का गठन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के जरिए हुआ होता, तब भी इसका स्वरूप काफ़ी कुछ इसी तरह का होता। और अर्थात जिस तरह संविधान सभा ने काम किया, वह संविधान को एक तरह की पवित्रता और वैधता देता है। वह संविधान को एक तरह की पवित्रता और वैधता देता है। संविधान सभा का काम काफ़ी व्यवस्थित है, खुला और सर्वसम्मति बनाने के प्रयास पर आधारित था। सबसे पहले कुछ बुनियादी सिद्धांत तय किए गए और उन पर सबकी सहमति बनाई गई। फिर प्रारूप कमेटी के प्रमुख डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने चर्चा के लिए एक प्रारूप संविधान बनाया। संविधान के प्रारूप की प्रत्येक धारा पर कई दौर में चर्चा हुई। 2000 से ज़्यादा संशोधनों पर विचार हुआ। 3 वर्षों में कुल 144 दिनों की गंभीर चर्चा हुई। 3 वर्षों में, है ना, ये दिन पूछ सकता है वो, 114 दिन 3 वर्षों में। सभा में पेश हर प्रस्ताव, हर शब्द और वहाँ कही गई हर बात को रिकॉर्ड किया गया और संभाला गया।
इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट नाम से 12 मोटे मोटे खंडों में प्रकाशित किया गया था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट के नाम से 12 मोटे खंडों में प्रकाशित किया गया था। इन्हीं बहसों से हर प्रावधान के पीछे की सोच और तर्क को समझा जा सकता है। संविधान की व्याख्या के लिए भी इस बहस के दस्तावेजों का उपयोग होता है। संविधान की व्याख्या के लिए भी इस बहस के दस्तावेजों का, ठीक है ना। तो 114 दिन। प्रारूप कमेटी के प्रमुख कौन थे? जब देखें, डा से ड्राफ्टिंग, डा से प्रारूप, डा से ड्राफ्टिंग, डा से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। यहाँ पर प्रारूप डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने चर्चा के लिए एक प्रारूप संविधान बनाया। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। वयस्क मताधिकार, इसके बाद में ये काम किया है ना। 299 सदस्य पूछेगा वो, 299 सदस्य 26 नवंबर 1949 को अपना काम पूरा कर लिया और संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसी दिन की याद में हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और प्रारूप कमेटी के प्रमुख कौन थे? प्रारूप कमेटी के प्रमुख डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने चर्चा के लिए एक प्रारूप संविधान बनवाया। ठीक है, दोबारा पढ़ेंगे ना, जब झट से फट पढ़ लेंगे, दिक्कत नहीं आएगी इसमें। और ये 144 दिन भी ध्यान रखना है ना, 144 दिन भाई, 114 दिन है ये, 114 दिन। अब यहाँ से लेते हैं, जयपाल सिंह तो हो गया क्लियर। अब आ जाइए एस.सी. मुखर्जी, 1887 से 1956, जन्म बंगाल है। संविधान सभा के उपाध्यक्ष, ये पूछेगा अपन से वो कि ये बताइए संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे। मामला गलत हो जाएगा, समझ रहा है ना, 0/0 आएगा। बहुत शानदार तो जोरदार क्वेश्चन बनेगा कि ये बताइए संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे। वो सब देगा, जैसे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दे देगा, भीमराव अम्बेडकर जी दे देगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल दे देगा, मोरारजी देसाई दे देगा, जो मैन है। ठीक है, उपाध्यक्ष की बात है तो मुखर्जी है, मुखर्जी है ना, मुखर्जी। ठीक है, मुखर्जी याद रख लेंगे। प्रसिद्ध लेखक और शिक्षाविद, कांग्रेसी नेता, ऑल इंडिया क्रिश्चियन काउंसिल और बंगाल विधानसभा के सदस्य, बाद में बंगाल के राज्यपाल। जब ये काम का है अपने लिए, संविधान सभा के उपाध्यक्ष मुखर्जी। प्रसिद्ध लेखक और शिक्षाविद, कांग्रेसी नेता, ऑल इंडिया क्रिश्चियन काउंसिल और बंगाल विधानसभा के सदस्य, बाद में बंगाल के राज्यपाल एस.सी. मुखर्जी है। उपाध्यक्ष ध्यान रखना है ना, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। जयपाल सिंह, आगे चलते हैं। जयपाल सिंह, फिर कहाँ पहुँचे, क्या समझे। भारतीय संविधान निर्माताओं के बारे में यहाँ दी गई सभी जानकारियों को पढ़ें। आपको ये जानकारी कंठस्थ करने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरी है भाई, क्योंकि है ना जो RSSMP बोर्ड है ना और वो RPSSC है ना, वो फैक्ट पूछता है। ये जो इनमें है ना, इनमें ये NCERT बुकों में है। RPSC तो समझ के आधार पर क्वेश्चन पूछता है और RSSMP फैक्ट पूछता है। वो ये पूछेगा बताइए संविधान को की जो बैठक कितने दिनों तक हुई थी। ठीक है, कितने दिनों बैठक हुई थी? 114, 144 दे देगा, 114 दे देगा। ठीक, ऐसे तो 114। संविधान सभा में इस आधार पर निम्नलिखित कथनों के पक्ष में उदाहरण प्रस्तुत करें। संविधान सभा में ऐसे अनेक सदस्य थे जो कांग्रेसी नहीं थे। सभा में समाज के अलग अलग समूहों का प्रतिनिधित्व था। सभा के सदस्यों की विचारधारा भी अलग अलग थी। ठीक है, अब बताइए, चलो अब आपसे पूछ रहा हूँ मैं, संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? बताइए, संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष मुखर्जी। यानी कि भाई जो अध्यक्ष होता है ना, जो अध्यक्ष होता है तो उसकी तरफ मुख करके बैठा है मुखर्जी। लेकिन ये उपाध्यक्ष की ओर मुँह करके बैठे हैं ना, जब रह जाएगा ध्यान। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष, यानी मुख करके बैठे हैं उपाध्यक्ष की ओर, मुखर्जी। फिर बलदेव सिंह,
और थोड़ी ऊपर, श्री दुर्गाबाई देशमुख, श्री दुर्गाबाई देशमुख। जन्म आंध्र प्रदेश, वकील और महिला मुक्ति कार्यकर्ता, आंध्र महिला सभा की संस्थापक, कांग्रेस की सक्रिय नेता, बाद में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की संस्थापक अध्यक्ष। आंध्र प्रदेश, वकील और महिला मुक्ति कार्यकर्ता। यहाँ से तो क्वेश्चन के नहीं आया, लेकिन देख लेना एक बार, है ना, जो कि जो मैन होते हैं ना वो ज़्यादा पूछता है वो। जन्म आंध्र प्रदेश, वकील और महिला मुक्ति कार्यकर्ता, आंध्र प्रदेश महिला सभा की संस्थापक, कांग्रेस की सक्रिय नेता, बाद में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की संस्थापक अध्यक्ष। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की संस्थापक अध्यक्ष केंद्रीय, श्री दुर्गाबाई देशमुख, दुर्गाबाई देशमुख। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की संस्थापक अध्यक्ष। अब इसके बाद में 114 दिन, 12 मोटे मोटे। भारतीय संविधान के बुनियादी मूल। इस किताब में हम विभिन्न विषयों पर संविधान के प्रावधानों का अध्ययन करेंगे। अभी हम विषयों पर संविधान के प्रावधानों का अध्ययन करेंगे। अभी हम यही जानने की कोशिश करें कि हमारे संविधान के पीछे का दर्शन क्या है। यह काम हम दो तरीक़ों से कर सकते हैं। अपने नेताओं के संविधान संबंधी विचार पढ़कर हम इस बात को समझ सकते हैं, परंतु हमारा संविधान स्वयं अपने दर्शन के बारे में जो कहता है उसे पढ़ना भी उतना ही ज़रूरी है। संविधान की प्रस्तावना यही काम करती है। आइए इस पर बारी बारी से गौर करें। सपने और वायदे। क्या है हेडिंग? भारतीय संविधान के बुनियादी मूल, सपने और वायदे। आप में से कुछ को भारतीय संविधान निर्माताओं की सूची में एक बड़ा नाम न होने पर हैरानी हुई होगी। हाँ, महात्मा गांधी जी का, यानी महात्मा गांधी का नाम। वे संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, पर संविधान सभा के अनेक सदस्य उनके विचारों के अनुयायी थे। 1931 में अपनी ये है ना, ये बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जी की भी पत्रिका है ना, पुस्तक है, उसकी भी पूछता है और ये महात्मा गांधी जी की पूछता है। तो 1931 में यंग इंडिया, ठीक है, तो यंग इंडिया किसकी रचना है? यंग इंडिया महात्मा गांधी जी की है, ठीक है। यानी कि महात्मा गांधी जी याद कर सकते हैं, है ना, कि भाई बुढ़ापा आ चुका है महात्मा गांधी जी को, या फिर वो बूढ़े हो चुके हैं। तो बूढ़े हो चुके हैं तो वो यंग की बात कर रहे हैं, है ना, यंग इंडिया, ऐसे याद कर सकते हैं। वो ऑप्शन में जवाहरलाल नेहरू ज़रूर देगा, ठीक है। वो जवाहरलाल नेहरू की और रचना है, वो ध्यान नहीं आ रही है। तो जैसे जिस प्रकार से सुटेबल हो सिर्फ याद करें, ठीक है, अन्यथा न ले। सिर्फ अपना उद्देश्य फैक्ट याद हो, लंबा टिके और क्वेश्चन नेगेटिव ना जाए, नेगेटिव। तो यंग इंडिया किसकी रचना है? यंग इंडिया महात्मा गांधी जी की है, 1931। अपनी उपेक्षा के बारे में लिखा, ठीक है। यंग इंडिया 1931 में अपनी पुस्तक यंग इंडिया में उन्होंने संविधान से अपनी अपेक्षा। आगे चलते हैं, अपेक्षा के बारे में लिखा, अपेक्षा। फिर कन्हैयालाल, माणिकलाल मुंशी, बलदेव सिंह देखते हैं। बलदेव सिंह 1901 से 1961, जन्म हरियाणा, सफल उद्यमी और पंजाब विधानसभा में पंथक अकाली पार्टी के नेता, संविधान सभा में कांग्रेस द्वारा मनोनीत, बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री, बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री। तो वो बाद का तो वो नहीं पूछता है ना, शुरू का ज़रूर पूछता है, लेकिन ध्यान रख लेना एक बार रक्षा मंत्री। पहले रक्षा मंत्री तो पंडित सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे, ठीक, लेकिन बात की करें तो वही बलदेव सिंह। संविधान सभा में कांग्रेस द्वारा मनोनीत, बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री, बलदेव सिंह। पंथक अकाली पार्टी के नेता कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, 1887 से 1971, जन्म गुजरात, वकील, इतिहासकार और भाषाविद, यानी कि वकील भी है, इतिहासकार है और भाषाविद है। ये क्वेश्चन पूछ चुका है वो कि बताइए निम्नलिखित में से कौन वकील भी था, इतिहासकार भी था और भाषाविद भी था। आई बात समझ में? कन्हैयालाल है, माणिकलाल है, मुंशी है, ठीक है, वकील भी है, इतिहासकार भी है और भाषाविद भी। कांग्रेस नेता और गांधीवादी, बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री, स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, वकील है, इतिहासकार है, भाषाविद है।
कांग्रेसी नेता और गांधीवादी, बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल मंत्री, स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक। श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1901 से 1953, जन्म पश्चिम बंगाल, अंतरिम सरकार में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री। मुखर्जी अंतरिम सरकार का ज़्यादा पूछता है वो, आई बात समझ में। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी। उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री कौन थे भाई बताइए, उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री कौन थे। अंतरिम सरकार में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री, शिक्षाविद और वकील, हिंदू महासभा में सक्रिय, बाद में भारतीय जनसंघ के संस्थापक। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी है उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अंतरिम सरकार में उद्योग एवं आपूर्ति, शिक्षाविद और वकील, हिंदू महासभा में सक्रिय, बाद में भारतीय जनसंघ के संस्थापक। जब वो अपन से क्या पूछेगा, वो ये पूछेगा बताइए जो अंतरिम सरकार है उसमें उद्योग व आपूर्ति मंत्री कौन थे। उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा श्यामा श्यामा। ज़्यादातर जो पुराने नाम हैं ना भगवान के नाम पे मिलेंगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, शिक्षाविद और वकील, हिंदू महासभा के सक्रिय, बाद में भारतीय जनसंघ के संस्थापक। इसके बाद में कथन देखते हैं। रह जाएगा कि ध्यान ये, चल तो बता अगर ध्यान है तो। कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी बताइए कौन, इतिहासविद, वकील और भाषाविद था। कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री। श्यामा प्रसाद मुखर्जी शिक्षाविद और वकील, हिंदू महासभा में सक्रिय, बाद में भारतीय जनसंघ के संस्थापक। अंतरिम सरकार में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री, उद्योग एवं आपूर्ति, उद्योग एवं आपूर्ति श्यामा प्रसाद मुखर्जी है। मैं भारत के लिए ऐसा संविधान चाहता हूं जो उसे गुलामी और अधीनता से मुक्त करे। मैं ऐसे भारत के लिए प्रयास करूंगा जिसे सबसे गरीब व्यक्ति भी अपना माने और उसे लगे कि देश को बनाने में उसकी भी भागीदारी है। ऐसा भारत है जिसमें लोगों का उच्च वर्ग और निम्न वर्ग न रहे। ऐसा भारत जिसमें सभी समुदाय के लोग पूरे मेलजोल से रहे। ऐसे भारत में छुआछूत या शराब और नशीली चीज़ों के लिए कोई जगह न हो। औरतों को भी मर्दों जैसे अधिकार हो। मैं इससे कम पर संतुष्ट नहीं होऊंगा। मैं इससे कम पर संतुष्ट नहीं होऊंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यंग इंडिया किसकी है? महात्मा गांधी जी की। कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री। फिर 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभासों से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति के मामले में हमारे यहाँ समानता होगी, पर आर्थिक और सामाजिक जीवन असमानताओं से भरा होगा। राजनीति में हम एक व्यक्ति एक वोट हर वोट का समान महत्व के सिद्धांत को मानेंगे। अपने सामाजिक आर्थिक जीवन में हम अपने सामाजिक और आर्थिक ढांचे के कारण ही एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को नकारना जारी रखेंगे। एक व्यक्ति एक वोट। हम इस विरोधाभासपूर्ण जीवन को कितने लंबे समय तक जीते रहेंगे? हम अपनी सामाजिक और आर्थिक जीवन में कब तक समानता को नकारते रहेंगे? अगर ये नकारना ज़्यादा लंबे समय तक चला तो हम अपने राजनीतिक लोकतंत्र को ही संकट में डालेंगे। महात्मा गांधी जी के कथन है। भीमराव रामजी अंबेडकर 1891 से 1956 है, मध्य प्रदेश। प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष है ना, तो जैसे कि ड्राफ्टिंग का ड्रा और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का डा। प्रारूप कमेटी का अध्यक्ष सामाजिक क्रांतिकारी चिंतक, जातिगत बंटवारे और भेदभाव के खिलाफ अग्रणी आंदोलनकारी, बाद में स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में कानूनन मंत्री। ठीक भाई, कानूनन मंत्री भी ध्यान रखना है ये। ठीक है, स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में कानूनन मंत्री। आई बात समझ में? ये तो पता है कि भाई ड्राफ्टिंग कमेटी के वो है, लेकिन अगर कानून मंत्री पूछ लिया तो फिर मामला गोल हो जाएगा। कानून मंत्री कौन था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। ठीक है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक जवाहरलाल नेहरू 1889 से 1964,
जन्म उत्तर प्रदेश, अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री, वकील और कांग्रेसी नेता। समाजवाद, लोकतंत्र और साम्राज्यवाद विरोध, समाजवाद, लोकतंत्र और साम्राज्यवाद विरोध के पक्षधर, समाजवाद, लोकतंत्र, साम्राज्यवाद विरोध के पक्षधर, बाद में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। ठीक है, तो कानून मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में कानूनन मंत्री तो ये थे भीमराव राव अम्बेडकर जी। राष्ट्रीय ड्राफ्टिंग राष्ट्रीय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। 1891 से 1956 है। इसके बाद में आगे चलते हैं। आखिर आइए हम 15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि के समय संविधान सभा में दिए जवाहरलाल नेहरू के प्रसिद्ध भाषण को याद करें। 15 अगस्त 1947 की बात है और रात्रि की बात है। देखते हैं। वर्षों पहले हमने अपनी नीति के साथ साक्षात्कार किया था और अब वक्त आ गया है कि हम अपने वायदों पर अमल करें। पूरी तरह या हर तरह से नहीं तो काफ़ी हद तक, पूरी तरह या हर तरह से नहीं तो काफ़ी हद तक। घड़ियाँ जब ठीक मध्य रात्रि का घंटा बजाएगी, जब सारी दुनिया सोती होगी, जब भारत नए जीवन की शुरुआत करेगा, आज़ाद होगा। इतिहास में कभी कभार ही सही पर एक ऐसा क्षण जरूर आता है जब हम पुराने को छोड़कर नए में प्रवेश करते हैं, जब एक युग का अंत होता है और जब लंबे समय से किसी राष्ट्र की दबी आत्मा प्रस्फुटित होती है, आवाज़ पाती है। ऐसे पवित्र क्षण में हम अपने आपको भारत और उसके लोगों तथा उससे भी अधिक मानवता की सेवा में समर्पित करें। यही हमारे लिए उचित है। आज़ादी और सत्ता जिम्मेवारियाँ लाती है। आज़ादी और सत्ता भारत के संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली इस संप्रभुता की संपन्न सभा के ऊपर अब जिम्मेदारी है। संप्रभुता संपन्न सभा के ऊपर अब जिम्मेवारी है। आज़ादी के जन्म से पूर्व हमने पूरी प्रसव पीड़ा झेली है और इस क्रम में हुए दुखों से हमारा दिल भारी है। इसमें कुछ दर्द अभी भी बने हुए हैं, फिर भी इतिहास अब बीत चुका है और अब भविष्य में हमें सुनहरे संकेत दे रहा है। भविष्य में यह भविष्य बहुत आराम करने या सुस्ताने का नहीं है। यह भविष्य बहुत आराम करने या सुस्ताने का नहीं है, बल्कि उन वायदों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करने का है जिन्हें हमने अक्सर किया है, और एक शपथ हम आज भी लेंगे। भारत की सेवा करने का अर्थ है दुख और परेशानियों में पड़े लाखों करोड़ों लोगों की सेवा करना। इसका अर्थ है दरिद्रता, अज्ञान और बीमारियों का अवसर की असमानता का अंत। हमारे युग के महानतम आदमी की कामना हर आंख से आंख पहुंचने की है। संभव है यह काम हमारे भर से पूरा न हो, पर जब तक लोगों की आंखों में आंसू है, कष्ट है, तब तक हमारा काम खत्म नहीं होगा। संविधान का दर्शन। जब लाहेड़ी जी को देखते हैं, सोमनाथ लाहेड़ी 1901 से 1984, जन्म पश्चिम बंगाल, लेखक और संपादक, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता, बाद में पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्य। सोमनाथ लाहेड़ी लेखक और संपादक, ठीक है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे सोमनाथ लाहेड़ी। बाद में पश्चिम बंगाल विधानसभा में सदस्य, ठीक है। इसके बाद में कहाँ पहुँचे, क्या समझे? पहले दिए तीनों उद्धरणों को गौर से पढ़ चुके हैं। पहचानिए कि कौन सा एक विचार इन तीनों उद्धरणों में उपस्थित है। इन तीनों उद्धरणों में उच्च साझे विचार को व्यक्त करने का तरीका किस तरह एक दूसरे से भिन्न है। सोमनाथ लाहिड़ी, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव रामजी अम्बेडकर, और तो नहीं छोड़ा कोई भी अपन। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन थे? शिक्षाविद और वकील। और अंतरिम सरकार में उद्योग व आपूर्ति मंत्री, है ना, ये अंतरिम सरकार से क्वेश्चन पूछेगा वो। अंतरिम सरकार में उद्योग व आपूर्ति मंत्री कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। आगे चलते हैं। संविधान का दर्शन, वो कैरियोग्राफी है ना, उससे भी क्वेश्चन आ चुका है कि भाई किसने संविधान को लिखने का कार्य किया था। आई बात समझ में? जिन मूल्यों ने स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा दी, और संविधान का दर्शन, जिन मूल्यों ने स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा दी और उसे दिशा निर्देश दिए तथा जो इस क्रम में जांच परख लिए गए। संविधान दर्शन,
वे भारतीय लोकतंत्र का आधार बने। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इन्हें शामिल किया गया। भारतीय संविधान की सारी धाराएं इन्हीं के अनुरूप बनी है। संविधान की शुरुआत बुनियादी मूल्यों की एक छोटी सी उद्देशिका के साथ होती है। ठीक है, छोटी सी उद्देशिका के साथ होती है। इसे संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका कहते हैं। अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना से प्रेरणा लेकर समकालीन दुनिया के अधिकांश देश अपने संविधान की शुरुआत एक प्रस्तावना के साथ करते हैं। आइए हम अपने संविधान की प्रस्तावना को बहुत सावधानी से पढ़ें। ठीक, सावधानी से पढ़ें। उसमें आए प्रत्येक महत्वपूर्ण शब्द के मतलब को समझें। संविधान की प्रस्तावना लोकतंत्र पर एक खूबसूरत कविता सी लगती है। इसमें वह दर्शन शामिल है जिस पर पूरे संविधान का निर्माण हुआ है। यह दर्शन सरकार के किसी भी कानून और फैसले के मूल्यांकन और परीक्षण का मानक तय करता है। इसके सहारे परखा जा सकता है कि कौन सा कानून, कौन फैसला अच्छा या बुरा है। इसमें भारतीय संविधान की आत्मा बसती है। भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा गया है। भारतीय संविधान की आत्मा किसको कहा गया है? प्रस्तावना को। भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को। ये प्रस्तावना है भारत का संविधान। उद्देशिका, ठीक है, और संस्थाओं का स्वरूप, और ये हो गया अपना पाठ पूरा। ठीक है, दोबारा से देखते हैं तो इनको देखते हैं ये क्या कह रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका की जो प्रस्तावना है ना, वो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य के, ठीक, संयुक्त राज्य के अधिक कच्चा संघ बनाने, न्याय की स्थापना करने, घरेलू शांति बनाने, साझा सुरक्षा व्यवस्था बनाने, जन कल्याण को बढ़ावा देने तथा अपने और अपनी समृद्धि में स्वतंत्रता का लाभ लेने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की इस संविधान को स्थापित करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के इस संविधान को स्थापित करते हैं और इसका अभिषेक करते हैं। अभिषेक करते हैं। हम दक्षिण अफ्रीका के लोग अपने इतिहास में हुए अन्याय को स्वीकार करते हैं, है ना। ये दक्षिण अफ्रीका की प्रस्तावना है। अपनी भूमि पर आज़ादी और न्याय के लिए संघर्ष करने में कष्ट उठाने वालों को सलाम करते हैं। अपने देश को बनाने और विकसित करने में मदद करने वालों का आदर करते हैं और मानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका उन सभी का है जो यह रहते हैं, यहाँ की विविधता से जुड़े हैं। इसलिए स्वतंत्र रूप से चुने हुए अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अपने गणतंत्र के सर्वोच्च कानून के तौर पर इस संविधान को स्वीकार करते हैं, जिससे पहले के विभाजन मिटे और लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक न्याय और मौलिक मानवाधिकारों पर आधारित एक समाज बन सके। एक ऐसे लोकतांत्रिक मुक्त और समाज की स्थापना हो जिससे सरकार लोगों की इच्छा के अनुसार एक ऐसे लोकतांत्रिक और मुक्त समाज की स्थापना हो जिसमें सरकार लोगों की इच्छा के अनुसार बने और चले तथा हर नागरिक को कानून के समान संरक्षण मिले, सभी नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो और हर एक व्यक्ति की संभावनाओं को फलने फूलने की स्वतंत्रता हो और एक संयुक्त और लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका का निर्माण हो जो राष्ट्रों के समूह में एक संप्रभु देश के तौर पर अपना उचित स्थान प्राप्त कर सके। इस पर हमारे लक्ष्यों की रक्षा करे। ठीक है, ये अपनी वो है उद्देशिका। भारत का संविधान, वैसे ये अलग पढ़ेंगे इसको, है ना। भारत का संविधान, उद्देशिका। हम भारत के लोग, हम हैं पहले है ना। वो देगा कि बताइए जो भारत की जो प्रस्तावना निम्नलिखित में कौन सा शब्द नहीं है, ठीक, इस प्रकार से फंसाएगा वो। तो हम है भारत के लोग है, यहाँ पर ये दे देगा हम भारत के वासी दे देगा, ठीक। और कोई भी लुभावना ऑप्शन नहीं करना है, सिर्फ भारत के लोग है। हम भारत के लोग, भारत के एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक, प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, प्रभु संपन्न है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, है वो पूछ लेगा बताइए न्याय है या नहीं है, विचार है या नहीं है, अभिव्यक्ति है या नहीं है, विश्वास है या नहीं है, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, ये फ्रांस की क्रांति से लिए गए हैं। प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली
बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। 26 नवंबर 1949। तो कौन कौन से हैं शब्द? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प हुआ अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इसका अर्थ क्या है? हम भारत के लोग का भारत के संविधान का निर्माण और अधिनियमन भारत के लोगों ने अपनी प्रतिनिधियों के माध्यम से किया है। हम भारत के लोग भारत को न कि इसे किसी राजा या बाहरी आदमी ने उन्हें दिया है। हम भारत के लोग और भारत का अर्थ तो ये है। प्रभु संपन्न का मतलब क्या है? लोगों को अपने से जुड़े हर मामले में फैसला करने का सर्वोच्च अधिकार है। प्रभुत्व संपन्न कोई भी बाहरी शक्ति भारत की सरकार को आदेश नहीं दे सकती। पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या है? नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन कोई धर्म आधिकारिक नहीं है। सरकार सभी धार्मिक मान्यताओं और आचरणों को समान सम्मान देती है। समझ रहे हैं ना बात को? पंथ निरपेक्ष नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन कोई धर्म आधिकारिक नहीं है। सरकार सभी धार्मिक मान्यताओं और आचरणों को समान सम्मान देती है। गणराज्य का मतलब क्या है? शासन का प्रमुख लोगों द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होगा, न कि किसी वंश या राज्य का खानदान का। गणराज्य का मतलब यह है शासन का प्रमुख लोगों द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होगा, न कि किसी वंश या राज्य खानदान का। गणराज्य हो गया। गणराज्य के बाद में समाजवादी। समाज में संपदा सामूहिक रूप से पैदा होती है और समाज में उसका बंटवारा समानता के साथ होना चाहिए। सरकार जमीन उद्योग धंधों की हकदारी से जुड़े कायदे कानून इस तरह बनाए कि सामाजिक आर्थिक असमानताएं कम हो। समाजवादी समाज में संपदा सामूहिक रूप से पैदा होती है। संपदा समाजवादी और समाज में उसका बंटवारा समानता के साथ होना चाहिए। सरकार जमीन और उद्योग जमीन का ये बिंदी लग रही है। जमीन और उद्योग धंधों की हकदारी से जुड़े कायदे कानून इस तरह बनाए कि सामाजिक आर्थिक असमानताएं कम हो। लोकतंत्रात्मक सरकार का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त रहते हैं। लोग अपने शासन का चुनाव करते हैं और उसे जवाबदेह बनाते हैं। यह सरकार कुछ बुनियादी नियमों के अनुरूप चलती है। लोकतंत्रात्मक सरकार का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त रहते हैं। लोग अपने शासन का चुनाव करते हैं और उसे जवाबदेह बनाते हैं। यह सरकार कुछ बुनियादी नियमों के अनुरूप चलती है। न्याय नागरिकों के साथ उनकी जाति धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। न्याय ठीक। न्याय स्वतंत्रता नागरिक कैसे सोचें, किस तरह अपने विचारों को अभिव्यक्त करें और अपने विचारों पर किस तरह अमल करें, इस पर कोई अनुचित पाबंदी नहीं है। स्वतंत्रता नागरिक कैसे सोचें, किस तरह अपने विचारों को अभिव्यक्त करें और अपने विचारों पर किस तरह अमल करें, इस पर कोई अनुचित पाबंदी नहीं है। स्वतंत्रता है ये। ठीक है। इसके बाद में समता कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। पहले से चली आ रही सामाजिक असमानताओं को समाप्त होना होगा। सरकार हर नागरिक को समान अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करे। कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। पहले से चली आ रही सामाजिक असमानताओं को समाप्त होना होगा।
सरकार हर नागरिक को समान अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें। दोबारा से देखते हैं। कानून के संवैध नाम से ही पता चल रहा है, कानून के समक्ष सभी लोग समान है। पहले से चली आ रही सामाजिक असमानताओं को समाप्त होना होगा। सरकार हर नागरिक को समान अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें। बंधुता, हम सभी ऐसा आचरण करें जैसे कि हम एक परिवार के सदस्य हो। कोई भी नागरिक किसी दूसरे नागरिक को अपने से कमतर न माने। ठीक। स्वतंत्रता, यह थी वही। समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्दों को कौन कौन से, समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्दों को 42 में, यानी कि 4 + 2 तो 6 आ जाएगा। तो ये 1976 है। जब है ना वो 7 में भी चक्कर पाड़ता है, तो जैसे कि 4 2 6 कर दिया, तो 6 में एक और जोड़ दे तो ये 7 हो जाएगा। ठीक है, तो 1976। तो समाजवादी और पंथनिरपेक्ष, समाजवादी और पंथनिरपेक्ष 42 में संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान को देश का में जोड़ा गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत और दक्षिण अफ्रीका के संविधानों की प्रस्तावना की तुलना कीजिए। इन सभी में जो विचार साझा है उनकी सूची बनाएं। इन सभी में कम से कम एक बड़े अंतर को रेखांकित करें। तीनों में से कौन सी प्रस्तावना अतीत की ओर संकेत करती है? इन प्रस्तावनाओं में से कौन सी ईश्वर का आह्वान नहीं करती? संस्थाओं का स्वरूप, संस्थाओं का स्वरूप। संविधान सिर्फ मूल्यों और दर्शन का बयान भर नहीं है, जैसा कि हमने पहले जिक्र किया है। संविधान इन मूल्यों और संस्थागत रूप देने की कोशिश है जिसे हम भारत का संविधान कहते हैं। इसका अधिकांश हिस्सा इन्हीं व्यवस्थाओं को तय करने वाला है। यह एक बहुत ही लंबा और विस्तृत दस्तावेज है, संस्थाओं का स्वरूप। इसलिए समय समय पर इसे नया रूप देने के लिए इसमें बदलाव की जरूरत पड़ती है। भारतीय संविधान के निर्माताओं को लगा कि इसे लोगों की भावनाओं के अनुरूप चलना चाहिए और समाज में हो रहे बदलावों से दूर नहीं रहना चाहिए। उन्होंने इसे पवित्र, स्थायी और न बदले जा सकने वाले कानून के रूप में नहीं देखा था। इसलिए उन्होंने बदलावों को समय समय पर शामिल करने का प्रावधान भी रखा। इन बदलावों को संविधान संशोधन कहते हैं। संविधान ने संस्थागत व्यवस्थाओं को बड़ी कानूनी भाषा में दर्ज किया है। अगर आप संविधान को पहली बार पढ़े तो इसे समझना मुश्किल लगेगा। फिर भी संस्थाओं के बुनियादी स्वरूप को समझना बहुत मुश्किल नहीं है। किसी भी संविधान की तरह भारतीय संविधान भी बेनियम बताता है जिनके अनुसार शासकों का चुनाव किया जाएगा। इसमें स्पष्ट लिखा है कि किस के पास कितनी शक्ति होगी, कौन किस बारे में फैसले लेगा। साथ ही संविधान नागरिकों को कुछ स्पष्ट अधिकार देकर सरकार के लिए लक्ष्मण रेखा तय कर देता है। किसी भी संविधान की तरह भारतीय संविधान भी बेनियम बताता है जिनके अनुसार शासकों का चुनाव किया जाता है। इसमें स्पष्ट लिखा है कि किसके पास कितनी शक्ति होगी, कौन किस बारे में फैसले लेगा। साथ ही संविधान नागरिकों को कुछ स्पष्ट अधिकार देकर सरकार के लिए लक्ष्मण रेखा तय कर देता है कि सरकार इससे आगे नहीं बढ़ सकती। पुस्तक के शीर्ष 3 अध्याय भारतीय संविधान के इन्हीं 3 पक्षों के बारे में है। प्रत्येक अध्याय में हम कुछ प्रमुख संवैधानिक प्रावधानों पर नज़र डालेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि लोकतांत्रिक राजनीति में किस तरह काम करते हैं। लेकिन यह किताब भारतीय संविधान द्वारा स्थापित सारी प्रमुख संस्थाओं और व्यवस्थाओं को नहीं समेटती। इसके कुछ पहलुओं पर आपके अगले वर्ष की किताब में चर्चा होगी। रंगभेद, धारा। दक्षिण अफ्रीका की सरकार की 1948 से 1989 के बीच काले लोगों के साथ 1948 से 1989 के बीच काले लोगों के साथ नस्ली अलगाव और खराब व्यवहार करने वाली शासन व्यवस्था वो होती है रंगभेद। 48 से 89। धारा किसी दस्तावेज का खास हिस्सा, अनुच्छेद। संविधान क्या है? देश का सर्वोच्च कानून। इसमें किसी भी देश की राजनीति और समाज को चलाने वाले और मौलिक कानून होते हैं। संविधान संशोधन क्या है? देश की सर्वोच्च विधायी संस्था द्वारा उस देश के संविधान में किया जाने वाला बदलाव है संविधान संशोधन। संविधान सभा क्या है? जनप्रतिनिधियों की बहस सभा जो संविधान लिखने का काम करती है। प्रारूप, ड्राफ्टिंग, किसी कानून दस्तावेज का प्रारंभिक रूप। प्रारूप। ब्लूप्रिंट, दर्शन, किसी सोच और काम को दिशा देने वाले सबसे बुनियादी विचार। प्रस्तावना, संविधान का पहला कथन जिसमें कोई देश अपने संविधान के बुनियादी मूल्यों और अवधारणाओं को स्पष्ट ढंग से कहता है। प्रस्तावना, संविधान का वह पहला कथन जिसमें कोई देश अपनी संविधान के बुनियादी मूल्यों
और अवधारणाओं को स्पष्ट ढंग से कहता है। प्रस्तावना। बुनियादी मूल्यों और अवधारणाओं को स्पष्ट ढंग से कहता है। देशद्रोह, देश की सरकार को काट फेंकने की कोशिश करने का अपराध। ठीक भाई, तो ये पाठ था अपना, ये काम का है। संविधान निर्माण में नेताओं और उनकी भूमिकाओं में मेल बैठा है। तो मोतीलाल नेहरू, बताइए क्या करें। संविधान सभा के अध्यक्ष, संविधान सभा की सदस्य, प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष, 1928 भारत का संविधान ये है। BR अम्बेडकर, डा से ड्राफ्टिंग, डा से प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष। और राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा के अध्यक्ष। सरोजिनी नायडू, संविधान सभा की सदस्य। ठीक। संप्रभु, गणतंत्र, बंधुत्व, धर्मनिरपेक्ष। संप्रभु, गणतंत्र, बंधुत्व। पता ही संप्रभु का मतलब क्या है, गणतंत्र का मतलब क्या है, बंधुत्व का मतलब क्या है, धर्मनिरपेक्ष। ठीक, तो ये पाठ हो चुका है अपना पूरा। अनय क्वेश्चनों को हल्के में मत लेना भाई, पढ़ लेना इनको, लेकिन ये क्वेश्चन अपने नहीं आएंगे। ठीक, अपने सिर्फ फैक्ट आएंगे, ओनली फैक्ट। जैसे कि उस समय की कुछ छाया चित्र है, उस समय की कुछ ये छाया चित्र है। ठीक भाई, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एवं लाइब्रेरी नई दिल्ली, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एवं लाइब्रेरी नई दिल्ली। ठीक है, तो जो काम के हैं उनको दोबारा से देख लेते हैं। जैसे एक संविधान संशोधन और ये प्रस्तावना है, इसका हर एक अक्षर इम्पोर्टेंट है, अच्छी तरीके से पढ़ना है ये। ठीक, हल्के में मत लेना इसको। और कौन कौन से जोड़े गए थे, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1976 में। 76 में कौन सा संविधान संशोधन हुआ, वह 42वां। कब हुआ ये, 26 नवंबर 1949 को। अंगीकृत, अधिनियमित और आत्माप्रेरित करते हैं, ये बात अंगीकृत की है। लागू की अगर बात आएगी ना, तो वो 26 जनवरी 1950 है। अंगीकृत अधिनियमित है ना, तो वो ये 49 है। लागू की बात करेगा तो 26 जनवरी 1950 है। फिर सोमनाथ लाहिड़ी, लेखक और संपादक, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता, बाद में पश्चिम बंगाल विधानसभा में सदस्य। जवाहरलाल नेहरू, अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री, समाजवाद, लोकतंत्र और साम्राज्यवाद विरोध के पक्षधर, बाद में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। इसके बाद में भीमराव अम्बेडकर जी, तो ये कानूनन मंत्री भी रहे थे, है ना, ये भी ध्यान रखना है, कानूनन मंत्री। और सामाजिक क्रांतिकारी चिंतक, जातिगत बंटवारे और भेदभाव के खिलाफ अग्रणी। ठीक है, भीमराव रामजी अम्बेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष, ड्राफ्टिंग प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष, है ना। इसके बाद में श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इनके पास क्या था, उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री, 1901 से 1953। श्यामा प्रसाद मुखर्जी हिंदू महासभा में सक्रिय, बाद में भारतीय जनसंघ के संस्थापक। तो उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो ये उपाध्यक्ष रहे हैं ना, पर याद किया था ना अपने, अंतरिम सरकार में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री, शिक्षाविद, वकील, हिंदू महासभा के सक्रिय, बाद में भारतीय जनसंघ के संस्थापक। अंतरिम सरकार में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री, शिक्षाविद और वकील। अंतरिम सरकार के उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री रह जाएगा ध्यान, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। फिर 1931 में अपनी पत्रिका यंग इंडिया, महात्मा गांधी जी की है ये। कन्हैयालाल माणिक्यलाल, जन्म गुजरात, वकील, इतिहासकार और भाषाविद। ये क्वेश्चन आ चुका है, वकील, इतिहासकार और भाषाविद कौन है।
बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक, ठीक, कन्हैयालाल, माणिकलाल मुंशी, बलदेव सिंह, तो पंथक अकाली पार्टी के नेता, संविधान सभा में कांग्रेस द्वारा मनोनीत, बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री, ठीक, बलदेव सिंह, सफल उद्यमी, और पंजाब विधानसभा में पंथक अकाली दल, सपने और वायदे, 12 मोटे मोटे खंडों में। श्री दुर्गाबाई देशमुख, आंध्र प्रदेश, वकील और महिला मुक्ति कार्यकर्ता, आंध्र महिला सभा के संस्थापक, कांग्रेस की सक्रिय नेता, बाद में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के संस्थापक अध्यक्ष। इसके बाद में 114 दिन, ठीक, 114 दिन। प्रारूप कमेटी के प्रमुख डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने चर्चा के लिए एक प्रारूप संविधान बनाया। 114 दिन। एस.सी. मुखर्जी, ये है वो एस.सी. मुखर्जी, है ना, वो अलग है। मुखर्जी 2 आ चुके हैं भाई। एक तो ये है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा, तो श्यामा तो ये उद्योग कर देंगे, उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री श्यामा। इसके बाद में दुर्गाबाई देशमुख, फिर एस.सी. मुखर्जी, ये उपाध्यक्ष थे, संविधान सभा के उपाध्यक्ष एस.सी. मुखर्जी, प्रसिद्ध लेखक और शिक्षाविद, कांग्रेसी नेता, ऑल इंडिया क्रिश्चियन काउंसिल और बंगाल विधानसभा के सदस्य, बाद में बंगाल के राज्यपाल एस.सी. मुखर्जी। जयपाल सिंह, जन्म झारखंड में है ना, ये क्या थे, भारतीय हॉकी टीम के पहले कप्तान, आदिवासी महासभा के संस्थापक अध्यक्ष, बाद में झारखंड पार्टी के संस्थापक जयपाल सिंह, भारतीय हॉकी टीम के पहले कप्तान जयपाल सिंह। इसके बाद में राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा के अध्यक्ष, वकील और चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख भागीदार, 3 बार कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, ठीक, संविधान सभा के अध्यक्ष, ठीक, प्रथम राष्ट्रपति। संविधान सभा कहते हैं, जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे, दिसंबर से बैठक चालू हो गई थी। इसके बाद में सार्वभौम वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता, समानता, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की बात कही गई थी, ठीक है। टी कृष्णाचारी वो जयपुर के देवान थे, कांग्रेस नेता, बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री, वो वित्त मंत्री जॉन मथाई थे, ठीक है, बाद की बात कर रहा है तो ये टी कृष्णाचारी, बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री टी कृष्णाचारी, तमिलनाडु। 1928 में मोतीलाल नेहरू, 8 सदस्य थे, एक खुद थे, कुल 9 हो गए। अबुल कलाम आज़ाद, शिक्षाविद थे, ठीक है, लेखक और धर्मशास्त्रों के ज्ञाता, अरबी के विद्वान, कांग्रेसी नेता, राष्ट्रीय आंदोलन में अग्रणी भूमिका, मुस्लिम अलगाववादी राजनीति के विरोधी, बाद में पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री क्वेश्चन आ चुका है यहाँ से, शिक्षा मंत्री, 1935 का भारत सरकार कानून। फिर सरोजिनी नायडू, कवयित्री, लेखिका और राजनीतिक कवयित्री सरोजिनी नायडू, ठीक है, कांग्रेस की अग्रणी महिला नेता, बाद में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल सरोजिनी नायडू। वल्लभ भाई झावर भाई, ठीक, वकील और बारदोली किसान सत्याग्रह के नेता, भारतीय रियासतों के विलय में निर्णायक भूमिका, बाद में उप प्रधानमंत्री, गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी रहे हैं, ये भी ध्यान रखना है ना, गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री, वकील और बारदोली किसान सत्याग्रह के नेता, भारतीय रियासतों के विलय में निर्णायक भूमिका, बाद में उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं। इसके बाद में और कौन सा है, हमें संविधान की जरूरत क्यों, तो बस यही था इसमें, ठीक है। अब ये तो दक्षिण अफ्रीका से, ये अपने काम का नहीं है, ठीक है। तो चलिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, है ना। ये जो इम्पोर्टेंट है उनको देख लेना। अब ज़्यादा फैक्ट तो है नहीं है, लेकिन वो पढ़ना पड़ता है कि भाई कहीं दे दिया तो फिर सरोजिनी नायडू, इनको अच्छी तरीके से देख लेना, वल्लभ भाई झावर भाई पटेल और अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्री, 1928 1931 संविधान सभा, ठीक, जुलाई 1940 दिसंबर 1940 से चालू हो गई थी बैठक,
जयपाल सिंह 299 26 नवंबर 1949 को अपना पूरा काम किया। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन 26 नवंबर 1949 को। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ठीक इसी दिन की याद में हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी की गणतंत्र दिवस मनाते हैं। एस.सी. मुखर्जी, जयपाल सिंह प्रथम हॉकी है ना, हॉकी कैप्टन, खिलाड़ी और शिक्षाविद, भारतीय हॉकी टीम के पहले कप्तान मुखर्जी। संविधान सभा के उपा H.C. उपा, कांग्रेस नेता, ऑल इंडिया क्रिश्चियन काउंसिल, दुर्गाबाई देशमुख, 12 मोटे मोटे खंडों में। फिर बलदेव सिंह, फिर भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य, 1931 में यंग इंडिया, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, कांग्रेस नेता, गांधीवादी, बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल मंत्री, स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक। इतिहासकार और भाषाविद, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, वकील, इतिहासकार, भाषाविद। उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री अंतरिम सरकार में श्यामा प्रसाद मुखर्जी। भीमराव रामजी अंबेडकर, ठीक, कानून मंत्री भी रहे हैं ये। जवाहरलाल नेहरू जी, सोमनाथ लाहिड़ी। ठीक है, तो ठीक है, प्रस्तावना को अच्छी तरीके से देख लेना। भारत का संविधान उद्देशिका, प्रभु संपन्न, स्वतंत्रता, समता, राष्ट्र की एकता, अखंडता, सुनिश्चित बंधुता, 26 नवंबर 1949, आत्मर्पित संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। न्याय, स्वतंत्रता, समता, गणराज्य, प्रभु संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।